हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम इसमें पढ़ रहे हैं। पेपर 2 वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड टुडे वी नीड टू डिस्कस अबाउट द एंशिएंट एंड मेडिइवल वर्ल्ड. So before starting the syllabus, which we will start eventually in couple of more sessions के बाद, right? Our syllabus starts with the age of enlightenment. 18th century से हम हमारा syllabus जो है वो शुरू करेंगे, बट 18th century तक हम कैसे पहुँचे, पूरी दुनिया 18th century तक कैसे पहुँची, we need to discuss that in these first couple two sessions, right? So in today's session we will discuss the ancient world. In the tomorrow session we will discuss the medieval world and the rise of the modern West. All right, now let us start. So far I have given you a basic introduction in the previous session. एक मैंने आपको introduction दिया था to the syllabus, और या हमारी approach जो है वो क्या रहने जा रही है पढ़ने के लिए for world history. So we discussed that in the previous session. And also मैंने कुछ book list भी share करी थी. You need to go through the old and the new NCERTs. Ranjan Chakrabarty's A History of the Modern World, Norman Lowe's Modern World History, James Joel's Europe since 1880, David Thompson's Europe since Napoleon. So टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये सारी बुक्स शेयर कर दूंगा. मेक श्योर कि आप इन्हें पढ़ना शुरू कर दें. नाउ फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अ हिस्टोग्राफिकल क्वेश्चन अबाउट यूरोपियन हिस्ट्री कहा जाए या वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाए. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम हिस्ट्री राइटिंग पर हेजिमनी जो है वो यूरोपियन हिस्टोरियंस की रही. सो कॉल्ड जो लिबरल थिंकर्स थे, जो फॉरवर्ड थिंकर्स थे, जो मॉडर्न थिंकर्स थे, जिनका 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जिन्होंने हिस्ट्रीज लिखनी शुरू करी, राइट, उनका जो वर्ल्ड व्यू था, हिस्ट्री लिखने का तरीका था, दैट वाज वेरी यूरोसेंट्रिक, बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक था. एंड दैट वी विल ट्राई टू एड्रेस अंडर दिस हेडिंग, यूरोपियन हिस्ट्री वर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री. इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है. आफ्टर दिस सेशन वो क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, एंड यू विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. नाउ अप टू द रीसेंट पीरियड, world history was largely understood to be European history. Why is that? Unfortunately, the histories of the other continents were excluded by Western scholars. Western scholars बाकी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्रीज एक्सक्लूड कर दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका ये मानना रहा लंबे समय, काफ़ी लंबे समय तक, कि जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं वो लोग अभी भी बहुत प्रिमिटिव तरीके से जी रहे हैं. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो, राइट. और सिंस दे आर प्रिमिटिव सोसाइटीज़, मॉडर्नाइजेशन उनके पास नहीं आया, सो देर इज़ नॉट मच वर्थ राइटिंग, बिकॉज सिंस दे आर प्रिमिटिव सोसाइटीज़, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया अच्छे से. These scholars were guided by a Eurocentric view that Europe is at the center of the world. In this kind of historiography, American Indians, Aboriginals of Australia and New Zealand, and the Orientals of Asia, Africa, and Latin America did not find a proper place. So these were excluded from the books of such historians. The American Indians. नाउ आपने कई बार सुना होगा इंडियन वर्ड का यूज़ जो है वो केवल साउथ एशियन इंडियंस ही नहीं, अमेरिका के जो नेटिव पॉपुलेशन है उनके लिए भी इंडियन टर्म यूज़ किया जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंडिया की खोज चल रही थी, जो कि हम कल के सेशन में आपको मैं समझाऊंगा कि इंडिया की खोज कैसे चल रही थी, बट जब इंडिया की खोज शुरू हुई तो यूरोप से नेविगेटर्स जब इंडिया की खोज करने निकले तो गलती से पहुंच गए अमेरिका. और अमेरिका जाकर, और जिस तरह का माइंडसेट उन्होंने इंडिया के लिए बनाया हुआ था कि दैट इंडियन पीपल आर वेरी प्रिमिटिव, राइट, और अमेरिका पहुंचकर उनको जब वहाँ के नेटिव लोग मिले तो दे कॉल्ड देम इंडियंस. सो तब से ये टर्म जो है वो चली आ रही है. नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कोलंबस और अमेरिगो वेस्पूची. बहुत सारे ट्रेवलर्स जो है वो पहुँचे नॉर्दर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका, एंड दे कॉल्ड देम इंडियंस, राइट, बिकॉज दे बिलीव, उनको लगा कि हम इंडिया पहुँच गए, बट वो गलती से अटलांटिक ओशन में खो गए थे और यूरोप से वो पहुँच गए अमेरिकाज.
राइट। इवेंचुअली उन्हें समझ आ गया कि ये इंडियंस नहीं है, ये तो नेटिव अमेरिकन है, राइट। बट नेवरदलेस दे कंटिन्यू टू कॉल देम इंडियंस, जो कि ट्रेंड आज तक चल रहा है, राइट। आज तक नेटिव अमेरिकन्स को इंडियंस कहा जाता है। यूएस में आज भी नेटिव अमेरिकन्स को इंडियंस कहा जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट दे समटाइम्स कॉल देम रेड इंडियंस टू डिफरेंशिएट देम from us. They call them red Indians and they call us brown because of our skin tone. They call them red because of their skin tone. They call us brown because of our skin tone, right? So the American Indians, the aboriginals of now the natives of Australia and New Zealand, इनको कहा गया aboriginals, and the Orientals and rest को यूरोपियंस ने कहा ओरिएंटल. ओरिएंटल मीन्स द ईस्ट, राइट. और बट इवेंचुअली ओरिएंटल मीन्स ईस्ट, राइट. बट इवेंचुअली ओरिएंटल वर्ड का मतलब बन गया बैकवर्ड, राइट. बिकॉज यूरोसेंट्रिसिज्म में ईस्ट के लोग बैकवर्ड समझे गए, बारबरिक समझ रहे हैं उन्हें प्रिमिटिव सोसाइटीज समझ रहे हैं. सो जहाँ जहाँ पर यूरोप को प्रिमिटिव सोसाइटीज उनके हिसाब से लगी, उन्होंने उन सबको ओरिएंटल्स कहना शुरू कर दिया. तो ओरिएंटल्स का इस्तेमाल पहले इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए हुआ. बट इवेंचुअली दे कॉल्ड ओरिएंटल्स. ओरिएंटल किसको कहने लगे? वो एशियंस को भी, अफ्रीकन्स को भी और लैटिन अमेरिकन्स को भी, राइट. एंड दीज सोसाइटीज, इनका प्रॉपर प्लेस जो है वो यूरोसेंट्रिक व्यू में नहीं था, राइट. इनका प्लेस क्या था? दे वर बिलीव टू बी culturally inferior. They were dubbed as racially and culturally inferior. You will not believe the audacity of some of these European thinkers, so-called liberal thinkers. वो clearly establish करने की कोशिश करेंगे that how Africans or Latin Americans or Indians, Southeast Asians, we are racially inferior. Our race is different. In fact, they used to call us subhumans. Right, they used to call us subhumans. Many a times human ही नहीं मानते थे. They used to call us why subhumans? That we have not yet developed into Homo sapiens sapiens. हम एक अलग स्पीसी है, हम सब ह्यूमन है, राइट. एंड वी आर कल्चरली इंफीरियर. इस तरह का यूरोसेंट्रिसिज्म. दे बिलीव दैट दे आर कल्चरली सुपीरियर. Western scholars also tried to prove that pre-colonial Africa did not have its own history. Pre-colonial Africa, right? 1820s के बाद धीरे धीरे यूरोप का colonialism अफ्रीका में बढ़ेगा. 1820 से पहले केवल कोस्टल रीजन तक ही है, कोस्टल रीजन तक ही रहेगा. उसका कारण आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों है, राइट. बट येस, दैट इज प्री कलोनियल अफ्रीका. एंड देव सेड कि यहाँ पर हिस्ट्री है ही नहीं. सो व्हाट अबाउट बांटू पीपल, राइट. बांटू ट्राइब्स का क्या करेंगे आप? उनका अपना इतिहास नहीं है. व्हाट अबाउट द इजिप्शियंस, जिनके पास बहुत पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी, राइट. नाउ दे वर डब्ड एज अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरस अफ्रीकन्स, राइट. बट इंडियंस के लिए ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज इंडियंस को वो थोड़ा करीबी से जानते थे. बहुत पुराने ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं इंडियंस के साथ. सो इंडियंस को इतना क्लियरली बारबेरिक जो है वो नहीं कह सकते थे. सेम गोज फॉर चाइनीज. ऑल्दो एशियंस कुड नॉट बी प्रोजेक्टेड इन द सेम मैनर, बट इवन अब एशियन लोगों को वो इस तरह का प्रिमिटिव नहीं बता सकते थे, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव बहुत पुराने ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स यूरोप के साथ रहे हैं, और उन्हें पता था कि इंडिया इज द लैंड ऑफ रिचेस, राइट. चाइना इज द लैंड ऑफ रिचेस. बट फिर उन्होंने अटैक करना कहाँ शुरू किया? ऑन इंडियन और एशियन इंस्टीट्यूशंस. सभी इंस्टीट्यूशंस लाइक आर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, राइट, और आर कास्ट सिस्टम, और जितने भी अदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें टारगेट करना शुरू किया. एंड दे वर डब्ड एज इंफीरियर हु नीडेड वेस्टर्न सपोर्ट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. एंड दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज द वाइट बर्डन, right, the burden on white people to lift culturally, socially, economically weaker Orientals or the Native Americans.
और ये वाइट बर्डन के चक्कर में दिस वाज देयर शुगर कोट, राइट, और उसके नीचे जो जहर था वो था कॉलोनियलिज्म, राइट, वो था एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियलिज्म. नाउ so up to early 20th century, in the study of world history, other continents did not have a separate personality, and they were presented under the umbrella of European history, right? That Europeans went out of their way and they provided the much needed western support or the upliftment to all these other people residing in all these other continents. So under the umbrella of European history, history was written by these scholars of Europe, and that was the case of early 20th century. 20th century यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हम देखना शुरू करेंगे कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा. सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएंगी, लाइक जो सी ट्रेवल है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है. देन लैंड पे भी जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएंगी, काफ़ी बेटर हो जाएंगी. मोटर गाड़ी आ जाएगी, मोटर कार्स आ जाएंगे, राइट. एंड ओवरऑल जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसमें इंडिया से जाकर सोल्जर्स ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में जाकर लड़े हैं, ठीक है. सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो एक इस वॉर की वजह से, वॉर का ये पॉजिटिव पॉइंट हम पढ़ेंगे कि क्या इसने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत या इम्पैक्ट करी या नहीं करी, राइट. एंड नॉट जस्ट दैट, स्टडीज और सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो होगा, या एंथ्रोपोलॉजी पेस पकड़ेगा इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, राइट, जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट दूसरी कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर सोसाइटीज़ को स्टडी करना शुरू करेंगे और वो देखेंगे कि जो जिस तरह हिस्ट्री लिखी जा रही है वैसा तो है नहीं, राइट. एक नया जो नए तरीके से जो है वो हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत है. सो जब हम हिस्टोग्राफी देखते हैं, इंडिया में हिस्टोग्राफी देखते हैं, तो यूरोपियन जो है वो एक ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट या एक यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट या जो इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी आप उसे कह सकते हैं, ये यूरोपियंस लेकर आएंगे इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे, राइट. देन इसको चैलेंज करते हुए नेशनलिस्ट आएंगे. सो नेशनलिस्ट वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग होगा. द नेशनलिस्ट हिस्ट्री को चैलेंज करते हुए एक रिलेटिवली न्यूट्रल हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए मार्क्सिस्ट आएंगे सामने. बट मार्क्सिस्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स को सेंटर में रखते हुए चलेंगे. और फिर मार्क्सिस्ट के व्यूज़ को चैलेंज करने के लिए दी रिविजनिस्ट आएंगे, जो कहेंगे कि हमें इन सभी तरह के हिस्ट्री राइटिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है, हमें रिविजन करने की ज़रूरत है, हमें यूरोसेंट्रिसिज्म को रिवाइज करने की ज़रूरत है, हमें नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है, हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच को रिवाइज करने की ज़रूरत है. सो दोज आर रिविजनिस्ट. And today in modern times we try to study the revisionist approach, right. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले रिविजनिस्ट नहीं रहे होंगे, बट रिविजनिस्ट का राइज जो है वो 1950s के बाद होगा. इनफैक्ट 1950s के बाद धीरे धीरे हमें रिविजनिस्ट स्कॉलर देखने को मिलेंगे. 1990s खासतौर पर 1990s के बाद जो है वो हमें काफ़ी सारे रिविजनिस्ट स्कॉलर सामने आते हुए नजर आएंगे, राइट. So it is after decolonization of Asian African countries, so that happened after 1950s, right? Countries that the critical revision of historiography started, and since then it has been established that both the process of colonization and decolonization was guided strongly by the interest of the metropolitan state. Metropolitan state क्या है? England was the metropolitan state for the British Empire. राइट, यानी कि द हार्ट ऑफ द एम्पायर वॉज इंग्लैंड, राइट. सो डीकोलोनाइजेशन यानी 1950s के बाद जो है वो रिविजन जो है वो शुरू हुआ हिस्टोरियोग्राफी का, राइट. ओरिएंटल यानी कि जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसका भी, नेशनलिस्ट का भी, मार्क्सिस्ट का भी. एंड देन एक न्यूट्रल जो है वो हिस्टोरियोग्राफी या न्यूट्रल अप्रोच जो है वो अपनाई गई टू राइट हिस्ट्री, राइट. Started, and since then it has been established that both the process of colonization and decolonization, right, decolonization भी उनके इंटरेस्ट में था, मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स के इंटरेस्ट में था. इंडिया को डिकोलोनाइज किया उन्होंने, राइट, अपने इंटरेस्ट में. नाउ इट इज़ अ वेरी एक
कहीं मैंने पढ़ा था एक जगह पर दैट द ब्रिटिश एम्पायर खत्म नहीं हुआ है, राइट. ब्रिटिश एम्पायर डेवलप्ड इनटू द बैंक्स. उन्होंने हमें पॉलिटिकली आज़ाद कर दिया, बट इकोनॉमिकली अभी भी हम उन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं हम पैसा कहीं ना कहीं हमारा उन्हीं के ही बैंक्स में जमा है, राइट. और या हम कहें कि यूएस डॉलर्स में जो है वो हम ट्रेड कर रहे हैं. सो ब्रिटिश एम्पायर इट इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू बैंक्स, राइट. सो डीकोलोनाइजेशन में भी उनका फायदा, कॉलोनाइजेशन में भी उनका फायदा रहा है. ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने एड्रेस किया है ये पॉइंट. नाउ सो सच क्लेम, सो जो क्लेम करते हैं ये ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस, क्लेम एज बेनेवलेंस एंड गुड गवर्नमेंट वर प्रोपेगेंडास टू कवर कॉलोनियल मोटिव, राइट. सो मैंने आपको कहा ना ये शुगर कोट है कि हम बेनेवलेंस लेकर आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, राइट. ब्रिटिशर्स क्या क्लेम करते हैं दैट इन इंडिया को उन्होंने ट्रेन्स दिए, राइट. इंडिया को उन्होंने मशीन्स दिए, राइट. इंडिया को उन्होंने माइंस दिए, इंडिया को उन्होंने बहुत सारी इस तरह के काफ़ी सारे टेलीग्राफ दिए, टेलीफोन दिया, राइट. इंडिया को उन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड किया. ऑल दिस वाज इंटेंडेड टू एक्सप्लॉइट द इंडियन रिसोर्सेस एंड नथिंग एल्स, राइट. ये तो कंटिंजेंट है जो फायदा हमें हो गया जिसे वो रोक नहीं पाए, राइट. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उन्होंने. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू, फॉर many years Indians were not allowed to ride in the same coach of a train where Britishers travel कर रहे हो, वहाँ पर Indians को allowed नहीं था, right. और अगर allowed था भी तो मे बी जो highest of the standard और जो highest of the economic और political status के जो Indians थे उनको allowed था. जो common populace थी उनके लिए आज भी जनरल डब्बा है, right. So such claim of benevolence and good government were propagandas to cover colonial motive. So जब हम modern history पढ़ेंगे so there we will go into details of this point कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या अपनी तरफ से इन्वेंशंस लेकर आए. सो आपने देखा होगा रिसेंटली ट्रेन्स पर सवाल बना है, माइंस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, टेलीग्राफ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, टेलीफोन लाइन्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्यूरोक्रेसी जो एस्टेब्लिश करी, यानी जो भी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है, राइट, उन पर सवाल जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बन सकता है. एंड वी विल डिस्कस दैट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. Furthermore, it was emphasized that from west to the rest, the unilateral transfer of ideas and institutions was a false claim. Now, they said कि we provided the idea of democracy, right? Democracy हमारा, maths हमारा, geometry हमारी, astronomy हमारी, right? Physics हमने दिया, chemistry हमने दिया, biology हम दे रहे हैं, ठीक है, human sciences को हमने पढ़ा. तो ये क्लेम है उनका कि मेजॉरिटी ऑफ साइंसेस जो है वो हम दे रहे हैं, यानी फ्रॉम वेस्ट टू रेस्ट जो है वो फ्लो चल रहा है आइडियाज़ का, इनोवेटिव आइडियाज़ का. ये उन्होंने पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश करी. क्यों? बिकॉज द रेस्ट इज बार्बरिक, रेस्ट इज प्रिमिटिव, राइट. बट ऑब्वियसली जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, मार्क्सिस्ट ने, स्पेशली जब रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, सो तब समझ आया कि इट इज़ नॉट वेस्ट फ्रॉम रेस्ट, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट. वेस्ट को बहुत कुछ दिया भी गया और वेस्ट ने बहुत कुछ लिया भी है. इन ट्रू सेंस इट वॉज अ टू वे ट्रैफिक. Even West borrowed a lot from the rest. So the old imbalance in writing world history has been corrected now to a certain extent, right? At least the relationship between West and the rest has been revised, although in the syllabus of world history, European history has a dominant role, right? क्यों है डोमिनेंट रोल, स्टिल डोमिनेंट रोल क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन, राइट. कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिसिज्म जो है वो सही भी है, यूरोसेंट्रिक व्यू रखना वर्ल्ड हिस्ट्री को समझते समय सही भी है, बिकॉज यूरोप ने कॉलोनाइज तो किया पूरे दुनिया को, राइट, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को. सो उस कॉलोनाइजेशन को समझने के लिए, क्योंकि हमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट, यूरेशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सॉरी ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, राइट,
इन सभी को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं, सभी पर ऑलमोस्ट जो है वो यूरोप ने कॉलोनाइजेशन कर रखा था, राइट, एवरीथिंग वाज कॉलोनाइज्ड। सो कहीं ना कहीं यूरोप सेंटर में आ ही जाता है। बट हैविंग दैट इन माइंड, इसका मतलब ये नहीं है हमें कि केवल यूरो सेंट्रिक रहना है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूरोप या यूरोपियन हिस्ट्री नहीं बोल रहे हैं, हम इसे वर्ल्ड हिस्ट्री बोल रहे हैं, बट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो सेंटर में यहाँ पर है, डोमिनेंट रोल है। सेंटर में वर्ड यूज करेंगे आप, डोमिनेंट रोल वर्ड यूज कर सकते हैं। Now, according to new research, other continents have had separate personalities from Europe right from the ancient period. So, अब आपका counterpoint क्या है देखेंगे हम। It is really surprising that earliest civilizations appeared not in Europe. ये earliest civilization जब डेवलप हो रही थी तो यूरोप में लोग बारबरिक थे, राइट। यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्राइबल सिस्टम था। जब अर्बनाइजेशन जो है वो वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में या नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में अर्बनाइजेशन हो गया। नाउ इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट अर्ली सिविलाइजेशन अपीयर्ड नॉट इन यूरोप रादर इन वेस्ट एशिया, दी लेवांत वाले रीजन में और बेबीलोनिया वाले रीजन में, यानी कि प्रेजेंट डे इराक, अफ्रीका एंड इंडिया, विच वर नोन एज द मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड हड़प्पन civilization. Now all these civilization appeared a bit plus minus nearly 3000 year BCE. Then a bit later, इसके बहुत बाद, लगभग 2500 साल बाद ग्रीक सिविलाइजेशन अपीयर करती है। और वो ग्रीक सिविलाइजेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो ग्रीक सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया से इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। ये वेस्ट एशिया का अनातोलिया है, राइट। दिस इज अनातोलिया एंड देन एजियन सी एंड ग्रीस and then Italy, and then Iberian Peninsula, right? This is northern Africa. So, and here we have the Horn of Africa and the Arabian Peninsula, right? तो यहाँ पर civilization डेवलप हो रहा है, यहाँ पर civilization डेवलप हो रहा है पहले, ठीक है। फिर इवेंचुअली ग्रीस में सिटी स्टेट्स डेवलप होंगे, और रेस्ट यूरोप में अभी भी क्या चल रहा है, रेस्ट यूरोप में अभी भी बारबरिक जो है वो यहाँ पर ट्राइब्स हैं, बारबरिक ट्राइब्स हैं काफ़ी, राइट। ग्रीक सिविलाइजेशन, नॉट सिंपली दैट एंशिएंट इंडिया एंड चाइना मेड लार्जर कंट्रीब्यूशंस टू वर्ल्ड सिविलाइजेशंस। इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इंडिया ने दिया। डेसिमल सिस्टम जब होता है तो क्या मतलब होता है इसका, राइट, 10, 100, 1000, राइट, इस तरह काउंट करने को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। जीरो इंडिया ने प्रोवाइड किया, ज्योमेट्री इंडिया ने प्रोवाइड किया, राइट। देन न्यूमरल्स, जिन्हें हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, दैट इज नॉट अरेबिक न्यूमरल्स, वो इंडियन न्यूमरल्स हैं, वो तो अरेबिक, दीज अरेबिक पीपल दे एक्टेड एज मीडिएटर्स बिटवीन यूरोप एंड साउथ एशिया, राइट। सो इंडिया से न्यूमरल्स अरेबियन रीजन में पहुंचे और अरेबियन से यूरोप में। सो यूरोपियंस को लगा कि ये अरेबिक न्यूमरल्स हैं, राइट, जबकि वो इंडिया से आ रहे हैं। एंड चाइना टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, पहले कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो चाइना में दिए गए और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो ट्राई टू रीड अबाउट दिस मोर, राइट, इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में एक बार पढ़िएगा। यूज ऑफ पेपर का डेवलपमेंट, गन पाउडर का डेवलपमेंट, राइट, एंड सेम गोज फॉर मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट and they developed a lot of better mechanisms far before Europeans could able to create a functioning society for themselves, right. Why I'm saying functioning society, because these tribes that were prevalent, the Celts and the Goths and the Gauls, they were in continuous conflict with each other, right. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे या वेस्ट एशिया में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, बट यहाँ पर स्टेट्स जो है वो डेवलप हो गए थे, यहाँ पर अभी भी ट्राइबल सिस्टम चल रहा था। Now, a matter of great surprise is that one of the earliest civilization in the world, Egyptian one, originated in the northeast Africa. So, Egyptian, the Eurocentric people, they say that Egyptian people had no history, they had no civilization. So, what about, sorry, the African people had no history or no civilization. So, what about the Egyptians, right? To this, what they claim is that the Egyptian जो लोग हैं उनको पावर जो है वो किससे मिली,
जो ग्रीक एम्पायर है उससे पावर मिली उन्हें, राइट। दी टॉलमीज जो जनरल थे अलेक्जेंडर के, उन्होंने सिविलाइजेशन जो है वो अफ्रीका को दिया। तो कहीं ना कहीं यूरोप से ही सिविलाइजेशन गई है अफ्रीका में, बट ऐसा नहीं है। टॉलमीज के इजिप्ट में पहुंचने के कई सैकड़ों, इनफैक्ट हज़ारों साल पहले, लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले इजिप्ट में सिविलाइजेशन मौजूद थी, जो कि कंप्लीटली अफ्रीकन्स द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, राइट। लाइकवाइज अमेरिका कुड शोकेस, अमेरिका में मायन सिविलाइजेशन, इनकन्स, राइट। So different continents were having separate identities and personalities before the advent of Europeans. So Europeans का कहना है कि हमने ही आकर आपको civilization दिया है, ये कहना पूरी तरह गलत है। From no angle the advent of Europeans was, और then again advent of Europeans जो है वो कोई फायदे की बात नहीं थी, right? They claimed that they provided civilization or upliftment, they uplifted the society, but in essence all they did was the exploitation of resources, right? And was the claim of liberal thinkers of Europe. So from no angle the advent of Europeans was a boon to them, as was the claim of the liberal thinkers of Europe. This is our stand. Now these continents spent their ancient period and medieval period in their own respective way, but so-called modern period, so ancient और medieval period उनका खुद का अपने तरीके से वो चलते आ रहे हैं, right? और जो modern period में जो प्रवेश किया उन्होंने, that is forced on them. Naturally modern period में उन्होंने enter नहीं किया, this was forced on them by Europeans. That is why वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए यूरोप जो है वो सेंटर में आता है, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन इज फोर्स्ड बाय यूरोपियंस ऑन एवरी अदर कॉन्टिनेंट। सॉरी, truncated westernization we can call it. So these continents spent their ancient period and medieval period in their own respective way, but so-called modern period was imposed on them through the process of truncated westernization. And जो modern period impose किया गया है, it is all to the benefit of the West, right? इसमें से हमने अपने लिए benefits धीरे धीरे निकाल लिए, but it was all to the benefit of the West, which we will understand in greater details जब हम इंडिया केस देखेंगे, obviously in the modern Indian history. Now this is the first historiographical debate कि world history कहा जाए या European history कहा जाए. So we call it world history, while यूरोपियन पार्ट जो है वो एक डोमिनेंट रोल रहता है यूरोपियंस का, नेवरदलेस इट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ एंशिएंट एंड मेडिवल यूरोप एंड एंटीसीडेंट, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं एंशिएंट एंड मेडिवल यूरोप का. इन टुडे सेशन लेट अस लुक एट द एंशिएंट यूरोप. नाउ few lines. We cannot deny the fact that even today the syllabus of world history remains to be Eurocentric to a certain extent, and we are bound to go through the syllabus. Obviously Eurocentric है, as I explained. They forced. क्यों है Eurocentric? पहली बात तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया, कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर दी, एंड दे फोर्स्ड द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. सो जो मॉडर्न वर्ल्ड निकल कर आया, इट वॉज फोर्स्ड बाय द यूरोपियन पावर्स. सो जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो वी आर बाउंड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडिया या मॉडर्नाइजेशन इंडिया पर फोर्स किया अपने हिसाब से, और फिर उसमें से हमने अपने लिए मॉडर्नाइजेशन निकाला. नेचुरली मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ. नेचुरली हम मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में एंटर नहीं किए, राइट. इनफैक्ट ये ब्रिटिशर्स ने ही या यूरोपियन स्कॉलर्स ने ही कहा है कि दैट दिस इज मॉडर्न पीरियड. हु इज टू से दैट कि कहाँ से मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ है? वेस्टर्न स्कॉलर्स ही कह रहे हैं कि यस, नाउ यू हैव इस तरह की टेक्नोलॉजीज, इस तरह के आपके पास पॉलिटिकल सेटअप है, इकोनॉमिकल सेटअप है, सो यू हैव एंटर्ड इनटू मॉडर्न टाइम्स. ये इस तरह का आइडियोलॉजीज आपकी सोसाइटी में, सो यू हैव एंटर्ड इनटू मॉडर्न टाइम्स. दिस इज अगेन अ वेरी यूरोसेंट्रिक definition of what modern times are, right? Now, but the bright side is that it is not being done at the total neglect of the other continents, obviously. That's why we prefer to focus on Europe in relation to other continents. So हम पूरे throughout syllabus में यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स को जोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है. और बेसिकली हम पढ़ क्या रहे होंगे कि यूरोप ने कैसे धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन किया, ठीक है.
कैसे धीरे धीरे फोर्स किया मॉडर्नाइजेशन को दूसरी कंट्रीज में। जब आप यूरोप में पढ़ते हैं ना, अब तो चलो थोड़ा सा बैलेंस यूरोप में आ गया है, खासतौर पे ब्रिटेन में, राइट। ब्रिटेन के अर्ली ब्रिटिश स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस जो रहे ना, उन्होंने बहुत इलस्ट्रियस तरीके से अपने एम्पायर को बताया है कि हम तो बहुत बढ़िया काम करके आए इंडिया में। वो क्रिटिसाइज नहीं करते जो कंपनी ने किया या जो ब्रिटिश राज ने किया बाद में इंडिया में, दे डू नॉट क्रिटिसाइज दैट। वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब ब्रिटेन में ऐसे स्कॉलर्स आ गए हैं, धीरे धीरे रिविजनिस्ट आ गए हैं ब्रिटेन में, जो कि रिविजिट कर रहे हैं उन टाइम्स को और लिख रहे हैं कि नहीं भैया, ब्रिटेन ने किया तो है, लूटा तो है, ठीक है। So that's why we will prefer to focus on Europe in relation to other continents. So we will focus on Europe. Europe का dominant role रहेगा, but in relation to other continents. That's why the term world history in place of European history appears to be more relevant. Now, syllabus create region of Greece showcased earliest Chalcolithic culture in the region, but the classical age in the Greek civilization appeared something between 500 BCE to 338 BCE. सो बहुत बाद में कैलकोलिथिक कल्चर्स दिखते हैं ग्रीस वाले रीजन में, फ्रांस में भी दिखते हैं, राइट। बट उसके बाद कैलकोलिथिक कल्चर्स देख रहे हैं आप 6-7 हज़ार साल पहले या उससे भी पहले। इनफैक्ट वो तो 6-7 हज़ार साल पहले तो नियोलिथिक कल्चर शुरू हो गया, उससे भी पहले कैलकोलिथिक कल्चर। उसके बाद जाकर 500 BCE में उन्होंने सिविलाइजेशन जो है वो यूरोप में एस्टेब्लिश करी, राइट। जबकि 3000 BC के आसपास भारत में एस्टेब्लिश हो चुकी थी, या मेसोपोटामिया में, या इजिप्ट में, या चाइना में। एंशिएंट ग्रीस कवर्ड द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट यूरोप। इट वाज एजियन सी विच separates it from the region of एशिया माइनर। थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको एजियन सी कहाँ है, बट अगर आप मैप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का मैप बनता है। दिस इज द ग्रीक पेनिजुला एंड इटालियन पेनिजुला, राइट। सो हियर दिस इज एशिया माइनर, right? Asia is a Greek word that means the land of the rising sun. So for Greeks, here this is Greek peninsula, this is Greek, and here it is Aegean Sea, Aegean Sea. So यहाँ पर जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स डेवलप हुए, एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया एंड अदर्स, right? Arcadia is Athens, Sparta, Macedonia, and this side was east, and for them this was the land जहाँ से सूरज जो है वो निकल रहा है, right? So they call it Asia. एशिया माइनर, आज हम इसे एशिया माइनर कहते हैं, राइट। दिस रीजन बाद में इसको टर्की वाले रीजन को, दिस इज टर्की, एंड टर्की वाले रीजन को बाद में कहा गया अनातोलिया, अनातोलिया। सो ये टर्म्स जो है वो छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए, मैपिंग के लिए भी काम आती है, राइट। अदर सब्जेक्ट्स में मैपिंग के लिए काम आती है। Now, due to its specific geographical location, Greek region developed into city states. क्या है वो specific geographical locations, right? क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर एजियन सी में, राइट। सो दे डेवलप्ड इनटू सिटी स्टेट्स, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डेवलप हो गए। और इधर क्या प्रेवलेंट कर रहा था उस समय, क्या प्रिवेल कर रहा था? पर्शियन। यहाँ पर था पर्शियन एम्पायर, द एक्यूमेनिड एम्पायर, एंड इवेंचुअली पर्शियंस ने इनको हरा दिया और इतना एरिया जो है वो कब्जे में कर लिया। फिर मैसेडोनिया से राइज हुआ अलेक्जेंडर का। चलो एक कहानी धीरे धीरे आगे समझते हैं। लेट अस लुक एट द पर्शियन एम्पायर। Now these Greek city states like Athens, Sparta successfully resisted Persian invasion. आपने एक मूवी भी देखी होगी 300 करके, राइट। वो मूवी जब मैंने पहली बार देखी ना, तो मुझे लगा कि वाह यार क्या बात है ना, ग्रीक्स ऐसे थे और वैसे थे। बट नाउ अब जब मैं विजिट करता हूँ, सो दैट इज रिविजन, राइट। अब जब मैं रिविजिट करता हूँ इस मूवी को तो मुझे प्रोपेगेंडा नजर आ जाता है, राइट। कि किस तरह वर्ड यूज करे गए कि लैंड ऑफ द फ्री, वी आर द पीपल दैट बिलोंग टू लैंड ऑफ द फ्री, राइट। दैट्स द यूरोसेंट्रिक व्यू, राइट। दे सेड दैट वी गिव डेमोक्रेसी, हम लैंड ऑफ द फ्री है, हम फ्री पीपल है, राइट। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है और ये वो, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे मूवीज़ में आपको नजर आएगी। सेम वॉज द केस ऑफ बुक्स एट दैट टाइम, जब इस तरह की यूरोसेंट्रिक हिस्टोरियोग्राफी चल रही थी, राइट। Nevertheless, the battle of Thermopylae, Thermopylae, यहाँ पर दिखाया गया, मूवी में दिखाया गया कि 300 स्पार्टन्स दे
they resisted an army of a million strong, Persian army of million strong under their king Xerxes, but that was not the case. इनके पास ज़्यादा थे सैनिक, it was around 5-7,000, and केवल स्पार्टन्स ही नहीं थे, अदर लोग भी थे, मतलब अदर ग्रीक सिटी स्टेट के लोग भी थे, एंड 1 मिलियन नहीं, अराउंड 100,000 के आसपास जो है वो पर्शियन सेना थी. सो नंबर्स आर ऑब्वियसली, हिस्ट्री में नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखे जाते हैं, जब भी खास तौर पर जब बात आती है वॉर की. ठीक है. नेवरदलेस, एथेंस एंड स्पार्टा initially they successfully resisted the Persian invasion, but eventually they succumbed to the Persian might. Actually, nearly 700 BC, Persian Empire emerged to be the world empire. Around 700 BC, Persian Empire, West Asia में world empire बना under the great monarchs like Cyrus and Darius the first. Now, it is characterized as the first world empire. It covered a vast region of Aegean Sea to northwest India, include northwest Africa, apart from Central Asia. So मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा. Now this is the Achaemenid Empire. Right, the Persian Empire. Achaemenid was the house, or the Achaemenid were the people, right, जो कि रूल कर रहे थे. It was the house that was ruling. पर्शियन एम्पायर भी कहा जाता है इसे. पर्शियन एम्पायर क्यों? परसिस इज द वर्ड विच मीन्स, ये है परसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट सत्रपी और क्षत्रप. राइट, दिस इज परसिस. सो अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, इंडिया, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया वॉज द 20th क्षत्रपी, 20th satrap of Persian Empire. Right. So here this is the Greek peninsula. Right. These islands, and Macedonia तक जो है वो कंट्रोल में कर लिया, थ्रेस को कंट्रोल में कर लिया पर्शिया ने. राइट. लीबिया और इजिप्ट को कंट्रोल कर लिया पर्शिया ने, यानी नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका को भी. अपार्ट फ्रॉम दैट, होल ऑफ द सीरिया यानी लेवांत वाला एरिया, पूरा मेसोपोटामिया, पूरा बेबीलोनिया. राइट. देन दिस सुसियाना, पूरा पार्थिया, पूरा बैक्ट्रिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. राइट. दिस इज साकास. सो ये कुछ ऐसे टर्म है जो बार बार यूज़ करते हैं जगह जगह, तो आपको पता होना चाहिए. राइट. इंडियन हिस्ट्री में खासतौर पे मैं कई बार पार्थियंस, राइट, बैक्ट्रियंस, साका, इन सब का मेंशन करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ये बेस थे. दिस इज मीडिया मतलब बीच का एम्पायर है. राइट. दिस इज आर्मेनिया. दीज ऑल आर ग्रीक वर्ड्स जो कि आज भी चल रहे हैं, लाइक दिस सिलिसिया, सीरिया, बेबीलोनिया, आर्मेनिया, लीबिया, इंडिया, मैसिडोनिया. राइट. दिस सो दिस इज द ग्रीक एम्पायर. काफ़ी बड़ा था, एंड दिस वाज नोन एज द वर्ल्ड एम्पायर, फर्स्ट वर्ल्ड एम्पायर, बिकॉज फॉर दीज पीपल इतना ही वर्ल्ड जो है वो इनको पता था. राइट. यहाँ पर पता था कि इधर आगे ट्राइब्स रहती हैं, यहाँ पर इनको पता था कि इंडिया है, यहाँ पर नीचे जो है वो ट्राइब्स रहती हैं. राइट. यहाँ पर ऊपर ट्राइब्स रहती हैं. सो दिस मस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे न्यू अबाउट. राइट. एंड दे कॉल्ड इट द वर्ल्ड एम्पायर. बिकॉज देखिए, मैंने आपको शायद जीएस वाली क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ही हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है. राइट. या हिस्ट्री इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. राइट. कम्युनिकेशन के साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट भी जोड़ दोगे तो और जो है वो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा. तो जहाँ जितना एरिया, अब मान लीजिए अगर इस समय कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बेटर होती इनके पास, पर्शियंस के पास, तो क्या वो इंडिया में फर्दर एंटर नहीं कर जाते, या फर्दर वो सेंट्रल एशिया में एंटर नहीं करते, या नॉर्दर्न अफ्रीका में, या फॉर दैट मैटर यूरोप में एंटर करते ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैनेज कर पाते कम्युनिकेशन को, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बेटर होती. अभी क्या, इस समय क्या था, घोड़े से वो जा रहे हैं. आप जैसे मान लीजिए इजिप्ट से बैक्टीरिया कोई खबर पहुंचानी है, तो घोड़े से जो है वो कई महीने लगेंगे पहुंचने में, हो सकता है. राइट. और अगर बेटर टेक्नोलॉजीज होती तो आसानी से जो है वो कम्युनिकेशन हो जाता. राइट. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हमें धीरे धीरे एम्पायर्स जो है वो
डेवलप होते हुए नज़र आए हैं। ये हिस्ट्री का पूरा जो है वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, या खासतौर पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया वर्ल्ड वॉर 1 में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया वर्ल्ड वॉर 1 में, राइट। एंड दिस इज द एजियन सी, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो दिस सी इज एजियन सी, दिस इज मेडिटरेनियन सी, यानी कि दो लैंड के बीच का सी, मेडिटरेनियन। दिस इज दैट, जो मैं मैप में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस रीजन इज योर टर्की और एशिया माइनर और अनातोलिया, ऑलराइट। So it covered a vast region, Aegean Sea to northwest India, including northwest Africa, apart from Central Asia. Also, a Greek scholar Herodotus noted that Indian region was the 20th satrapi, yeah, province of the Persian Empire, and this region used to provide Persian government 360 talents of gold. So talent was a unit of measurement at the time, and 360 talents of gold जो है वो इंडिया per annum provide कर रहा है इस टैक्स, and that was the highest, right, of all the 20 satrapies or all the 20 provinces of the Persian Empire. India was the highest paying province, right. So at that time, उस समय भी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ, ऑब्वियसली फर्टाइल है, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये इंडस रिवर सिस्टम में पड़ता है ये रीजन, राइट, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है यहाँ से, एंड ऑब्वियसली इंडिया के साथ ट्रेड तो चल ही रहा है, राइट, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर भी है। सो दैट्स द पर्शियन एम्पायर, राइट। यू नीड टू नो फ्यू पॉइंट्स अबाउट पर्शियन एम्पायर। देन व्हाट हैपेंस, देन ग्रीक की बात करते हैं, ग्रीक एम्पायर। सो पहले क्या है, यूरोप में ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, ठीक है, like Athens, like Sparta, like Macedonia. These are Greek city states. Then comes the Persian Empire. Then out of these Greek city states, Macedonia will rise and will develop into a Greek empire. And who will do the trick? Alexander the Third. Right. First, the work will start with Philip the Great, Alexander's father, and then Alexander will take charge, and Alexander on the ruins of the Persian Empire, on the lines of the Persian Empire, जिस तरह Persian Empire फैला है, इसी तरह ऑलमोस्ट इतना ही अलेक्जेंडर जो है वो अपना ग्रीक एम्पायर बनाएगा, ठीक है। So up to the 4th century, the decline of the empire, which empire? Persian Empire, set in, and it created political vacuum in the region, which could be filled up by the rise of Greek Empire under the Philip and his illustrious son Alexander. So Persian Empire is on the decline, और अब इस रीजन में जो है वो इस रीजन को पॉलिटिकली बाउंड करने के लिए मैसिडोनिया से जो है वो एक नई पावर निकल कर आ रही है बाहर, यहाँ से निकलेगी नई पावर, दैट इज किंग फिलिप, राइट। एंड किंग फिलिप विल फर्स्ट सीज मैसिडोनिया और ग्रीक वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लेकर आएगा, ग्रीक सिटी स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा करेगा, एंड देन अलेक्जेंडर निकलेगा बाहर, और अलेक्जेंडर कुछ इस तरह इस पूरे एरिया को कॉन्कर करता हुआ चलेगा, राइट। देन ही विल रिटर्न इंडिया के रास्ते, and somewhere in Babylonia he dies. So Alexander की हिस्ट्री में नहीं पढ़नी, we just need to know few points. So in fact, among Greek states, Macedonia emerged to be the powerful state under an ambitious King Philip. He conquered Italian city states. ये सारे Italian city states या Greek city states, इन सबको उसने जीता. In 336 BCE, he was succeeded by his son Alexander the Great, who created a Greek empire on the ruins of the Persian one. So Persian empire की जगह उसने इस तरह Greek empire सेट किया, ठीक है। This is the empire of the Alexander the Great. It is almost same to the Persian empire. Persian empire की जगह जो है वो Greek empire establish हो गया, right? Now his empire included the vast area of Anatolia,
Syria, Mesopotamia, Egypt, Persia, Afghanistan, and some parts of Central Asia and part of northwest India up to the river Vyas, beyond which Alexander's soldiers refused to move further. राइट, सो ये कहानी आई होप आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हैं तो उसमें आपने समझी होगी. तो लेट मी इस मैप में आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रीजन हैं ये इंक्लूडेड. सो यहाँ से कहानी शुरू होती है मैसिडोनिया से. सो मैसिडोनिया एंड दी सिटी स्टेट्स, राइट, इजिप्ट एंड लीबिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, दिस इज अफगानिस्तान, पार्थिया वाला रीजन, पार्थिया, बैक्ट्रिया एंड इंडिया. ये सारा रीजन जो है वो कंट्रोल में लाया कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट. राइट, द ग्रेट हम क्यों कहते हैं, ये हिस्टोरियंस ने क्यों कहा? बिकॉज उसने कुछ ऐसी टेक्टिक्स का यूज किया, फैलिंग्स फॉर्मेशन बोलते हैं उसकी आर्मी की, और ही वॉज इंटेलिजेंट, या उसका जो सपोर्ट ग्रुप था दे वर श्रूड इनफ. उन्होंने अच्छी एडवाइस उसको समय पर दे दी और अच्छे लोगों से उसने एडवाइस भी ली, राइट, कि किन से उलझना है, किन से नहीं उलझना है, राइट, कितना अकल्चरेशन होने देना है, यानी कितना कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना है. अलेक्जेंडर सोल्जर्स 10 साल से मार्च कर रहे थे, और whatever the world that was known to them due to the restrictions or constraints of the communication and transport technology, they have conquered that, right? So almost उनके हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी. तो अब सोल्जर्स जो है वापस जाना चाहते थे, इंडिया में एंटर नहीं करना था. क्यों? क्योंकि इंडिया को लेकर उनके मन में भ्रांतियां थी. डर था कि इंडिया के पास जो है वो नंदाज रूल कर रहे थे उस समय इंडिया में, और नंदाज के पास जो है वो भयंकर सेना है, बहुत बड़ी सेना है, राइट, जिसमें हाथी हैं कई सैकड़ों हजारों के हिसाब से. सो बहुत एग्जैजरेटेड नंबर इनको सुनने को मिल रहे थे, राइट, कि मिथिकल पावर्स हैं यहाँ पर लोगों के पास, और बहुत ज़्यादा ही कुछ यहाँ पर पावरफुल सेना है. प्लस अलेक्जेंडर से लोग थोड़ा खफा थे, क्योंकि अलेक्जेंडर पर्शिया से गुजरता हुआ, पर्शिया से जब अलेक्जेंडर गुजर रहा था तो पर्शियन कल्चर का अलेक्जेंडर पर बहुत असर पड़ा. एक पर्शियन लड़की से अलेक्जेंडर ने शादी कर ली, पर्शियन अलेक्जेंडर कपड़े पहनने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर्शियन यानी एक्मेनिड एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट जो है वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया पर्शियन ने. पर्शियन लोगों को अपने कोर्ट में उसने बड़ी बड़े पोजीशन पर बिठा दिया, राइट. तो उसके जो ये ग्रीक साथी थे, मैसिडोनिया से जो साथी थे, वो जो पर्शियनाइजेशन होता हुआ देख रहे थे अलेक्जेंडर का, उससे वो खुश नहीं थे. इनफैक्ट अलेक्जेंडर ने यह तक अनाउंस कर दिया कि उसकी पर्शियन वाइफ से जो उसको लड़का अगर प्राप्त होता है तो उसे वो नेक्स्ट जो है वो थ्रोन पर बिठाएगा. सो मैसिडोनिया का जो किंग है इट विल बी हाफ पर्शियन, राइट. दैट डिडंट सिट वेल विद हिज सोल्जर्स एंड हिज जनरल्स. वो उसके सोल्जर्स को, जनरल्स को पसंद नहीं आया. सो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई दे रिफ्यूज टू फर्दर मूव, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको डर था कि या तो नंदा से जीतेगा या तो नंदा से हारेगा. अगर हार गया तो हम बर्बाद हो गए, अगर जीत गया तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि अब इसके बाद पर्शियंस नहीं, वो इंडियंस को भी जोड़ना शुरू कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दे रिफ्यूज्ड एंड दे मूव. उन्होंने जो है वो वापस जाना जो है वो सही समझा, वापस जा रहे हैं अब वो. एंड समवेयर इन बेबीलोनिया ही डाइड, राइट. एंड हाउ एंड व्हाई ही डाइड, सो या इट इज अप फॉर डिबेट. मैनी बिलीव दैट ही वाज पॉइजन्ड. सून आफ्टर हिज डेथ द वाइफ, हिज पर्शियन वाइफ वाज आल्सो किल्ड, और उसके लड़के को जो है वो गद्दी पर नहीं बिठाया गया. जो जनरल्स थे अलेक्जेंडर के, उन्होंने आपस में जो है वो एम्पायर को बांट लिया. इजिप्ट में बैठ गया टॉलमी, सीरिया में बैठ गया सेल्यूकस निकेटर, राइट. सो इसके पैरेलल में मगध एम्पायर वाज बीइंग क्रिएटेड. सो नंदास जो है वो इंडिया में थे. इट एक्सपेंडेड फ्रॉम द रिवर ब्यास इन द वेस्ट टू Byas in the west and to Bengal in the east and river Godavari to the south India. So Nandas जो है वो like in this map, Nandas river Godavari तक साउथ इंडिया में, right, river Vyas in the west और बंगाल वाला रीजन टू द ईस्ट. काफ़ी बड़े एरिया में नंदास का एम्पायर फैल रहा था, नंदा डायनेस्टी का. उसके अलावा देखिए यहाँ पर एम्पायर है, इंडिया में जो है वो मगध एम्पायर एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था. चाइना में थोड़ा थोड़ा जो है वो एम्पायर डेवलप होना शुरू हो गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट सारी जगह पर जो है वो ट्राइबल पीपल, राइट, लाइक यहाँ पर क्या है, जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, यहाँ पर केल्ट्स हैं, यहाँ पर गौल्स हैं, यहाँ पर इबेरियंस हैं, राइट. और हियर अफ्रीका में कौन है, यहाँ पर बांटू है, बांटू पीपल.
सहारन पेस्ट्रल ट्राइब्स हैं, यहाँ पर बिदुइन्स हैं, अरेबियन ट्राइब्स हैं, यहाँ पर तुर्को मंगोलियन ट्राइब है, इधर साकाज हैं, राइट। ऑल आर दीज ट्राइबल पीपल। अभी तक इन्होंने बड़े स्टेट्स एस्टेब्लिश नहीं किए, यहाँ पर मलाय पीपल है, राइट। Then just after Alexander's exit from India, Magadhan Empire took a formidable size after seizing even the Greek region in the northwest, right? This empire stretched up to Hindu Kush in northwest to Brahmagiri in Karnataka. So ये तो हम obviously ancient में पढ़ते हैं, हिंदू कुश से ब्रह्मगिरी. So where is Hindu Kush? Hindu Kush is a mountain range. Here is Hindu Kush. यहाँ से टिल ब्रह्मगिरी इधर तक जो है वो ऑब्वियसली मगधन एम्पायर अंडर मॉरेंस स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, इतना. और ये ग्रीक्स ने जो कंट्रोल किया था उसे भी अपने हाथ में ले लिया मगधन्स ने. Now if we are moving further east in China under Qin dynasty, empire building started. So Qin dynasty somewhere around the same time, although Qin dynasty quickly disappeared and then Han dynasty जो है वो आती है. Han dynasty is maintained for upcoming 4 centuries, right? So Qins, Hans, and उसके बाद भी there will be a long list of empire, long list of dynasties जो कि चाइना पर रूल करेंगी. Nevertheless हुआंग हो वाले रीजन से, यहाँ पर जो येलो रिवर है, हुआंग हो वाले रीजन से एम्पायर बिल्डिंग जो है वो चाइना में शुरू होगा, ठीक है. Once again returning to the west, we can underline the demise of Alexander's empire just after his death in 323 BCE. It was divided among 3 ambitious military commanders. One of them, Seleucus Nicator, got the empire of Syria, which was situated in the neighborhood of Mauryan Empire under Chandragupta Maurya. So when we study ancient history और जब हम Mauryans को पढ़ते हैं तो there we study that Seleucus Nicator और चंद्रगुप्त मौर्य में जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है. बिकॉज जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मॉरन एम्पायर का बॉर्डर जो है वो सेल्यूकस निकेटर के सीरिया में जो सेल्यूकस निकेटर का सेटअप था, मतलब उसका जो एम्पायर था उससे बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहे थे. दे हैड रिलेशनशिप, फाइट हुआ, जीत गए मौर्य, फिर शादी वगैरह हुई. सो ये हम एंशेंट में पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली. एज एन एम्पायर वर्क्स नाउ, अब थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक देखते हैं. एम्पायर वर्क्स एज अ कैरियर ऑफ कल्चर. अगर एक शक्ति दूसरे पर हावी हो जाए, राइट, लाइक ग्रीक्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को जीत लेते हैं, कुछ एक हिस्से को, तो अब ग्रीक कल्चर जो है वो आना, ऑब्वियसली अकल्चरेशन तो होगा ही. जो डोमिनेंट कल्चर है, जो डोमिनेंट पार्टी है सोसाइटी की, वो तो अपने आइडियल्स को इम्पोज करने की कोशिश करेगी, राइट. सो अलेक्जेंडर्स इंपीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट वाज accompanied by the spread of Greek language, Greek script and Greek culture including हेलेनिस्टिक आर्ट, जो कि हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है, राइट. नाउ गंधार और एक सिटी है अफगानिस्तान में, दैट इज कंदाहार. मेनी टाइम्स कंदाहार को ही माना जाता है कि दिस इज वाज द रीजन ऑफ गांधार, राइट. एंड मेनी टाइम्स गांधार को समवेयर नॉर्थ ऑफ कंदाहार माना जाता है. बट ये जो कंदाहार है, दिस इज एक्चुअली अलेक्जेंड्रिया. जैसे जैसे अलेक्जेंडर आगे बढ़ता गया ना, उसने अलेक्जेंड्रिया नाम की कई सारी सिटीज बनाई, राइट. एक अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में भी है, 3-4 अलेक्जेंड्रिया, मतलब बहुत सारी, 8, 10, 12 कई सारी अलेक्जेंड्रिया उसने एस्टेब्लिश करी. इस अलेक्जेंड्रिया, ये धीरे धीरे दिस केम टू बी नोन एज इस्कंदरिया. इस्कंदरिया, और यहां से वर्ड सिकंदर भी बना है, राइट. एंड ये इस्कंदरिया धीरे धीरे बन गया कंदाहार. इस्कंदरिया से इस्कंदर, कंदर एंड देन कंदाहार, राइट. समटाइम मेनी अ टाइम्स इट इज कंफ्यूज्ड विद गंधार. गंधार और कंधार को कंफ्यूज करा जाता है आपस में. नाउ सॉरी, लेटर ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर वाज सपोर्टेड बाय, अब ग्रीक्स, राइट, पर्शियंस ने एम्पायर बना कर दिया, पूरा स्पेस बना कर दिया, इतना एरिया को जीता. इसी सेम एरिया पर ग्रीक्स ने रूल किया, और इसी एम्पायर के कुछ एरिया पर फिर रोमन्स रूल करेंगे, राइट.
देन इसी एम्पायर के कुछ एरिया पर फिर अरेबियंस आ जाएंगे पावर में, और जो पर्शियंस है ना, पर्शियंस ने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज़ें सेटअप करके रखी थी वो ग्रीक्स ने भी फॉलो करी हैं, ठीक है, वो रोमन्स ने भी फॉलो करी हैं। वो रोमन्स में कौन, खासतौर पे जो ईस्टर्न रोमन है यानी बाइजेंटियंस जो हैं उन्होंने फॉलो करी हैं। देन अरेबियन पावर्स जो आएंगी, अब्बासी जो आएंगे वो भी फॉलो करेंगे। देन उसके बाद टर्किश पावर्स जो आएंगी या मंगोल्स आएंगे, टर्किश पावर्स जो आएंगी, राइट, जो सेल्जुक्स आएंगे, जो मेमलुक्स आएंगे, या इंडिया में जो इलबाडीज आएंगे, एंड देन अदर दिल्ली सुल्तान जो होंगे, राइट, देन फिर मुगल्स आएंगे इंडिया में। ऑल विल सम in one way or other will be influenced by the Persian culture, Persian, खासतौर पे पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, पर्शियन कल्चर से ये सभी जो है वो इन्फ्लुएंस रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही एंशियंट पर्शियन कल्चर, नहीं, एंशियंट नहीं, पर्शियन रीजन में जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, राइट, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो सब पर रहेगा, सब पर रहा है इन्फ्लुएंस पर्शियंस का। इसको हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा इस पॉइंट को जब हम मुगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हैं वो ग्रीक सिटी स्टेट्स, दिस इज स्पार्टा, दिस इज एजियन सी, राइट, इस लाइन के इधर जो है वो पर्शियन एम्पायर है, राइट, वन सेकेंड, दिस इज स्पार्टा, दिस इज एथेंस, राइट, पेनोनिया, राइट, यहाँ पर और भी जो है वो काफ़ी सारे ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऑल दीज आर सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस। नेक्स्ट बारी आती है फिर रोमन एम्पायर की। सो पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, ठीक है, फिर आएगा पर्शियन एम्पायर, फिर आएगा ग्रीक एम्पायर, फिर ग्रीक एम्पायर के डिसिमेशन के बाद अगला जो बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश होगा वो रोमन, राइट। रोमन्स दो हिस्से में टूट जाएंगे बाद में, द ईस्टर्न रोमन एंड द वेस्टर्न रोमन। ईस्टर्न रोमन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ईस्टर्न रोमन की जगह जो है वो छोटे छोटे ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ख़त्म करके अपना कब्जा एस्टेब्लिश कर लेंगे। बट देन फाइनली यहाँ पर राइज होगा होली रोमन एम्पायर का, फिर से HRE, होली रोमन एम्पायर, और कई छोटे स्टेट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होंगे, कई छोटे लाइक फ्रांकिया, किंगडम ऑफ फ्रांकिया, यहाँ पर अब किंगडम्स, एम्पायर नहीं, किंगडम्स एस्टेब्लिश होंगे, राइट। द रोमन्स विल हैव मैनी लीजन्स, 20-25 लीजन्स, और 100,000 से 150,000 के आसपास सैनिक होंगे रोमन एम्पायर में, रोमन लीजन्स में। जबकि इसके बाद जो किंगडम ऑफ फ्रांकिया, होली रोमन एम्पायर, किंगडम ऑफ इंग्लैंड, राइट, ये जब ये सारी जो किंगडम्स होंगी ना, इनमें 5,000 10,000 इस तरह की सेनाएं होंगी इनकी, ठीक है। तो इनकी सेना की संख्या से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कुछ तो यहाँ पर इकोनॉमिकल चेंज हुआ, राइट, जिस वजह से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो गया कि एक टाइम पर जब एम्पायर्स लाखों में सेना जो है वो मेंटेन, दिस वाज स्टैंडिंग आर्मी, माइंड इट, रोमन्स यूज्ड टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, और अब यूरोपियन शक्तियां जो है 5-10 हज़ार सेना भी नहीं, 5-10 हज़ार लोगों की सेना भी नहीं बना पा रही, और वो भी स्टैंडिंग नहीं है, डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है किंग को, अपने लॉर्ड्स के ऊपर। किंग खुद नहीं मेंटेन कर पा रहा 5-10 हज़ार सैनिक, तो ऐसा क्या होगा? After this we will study in the next session, tomorrow session, that after the split of Roman Empire and the fall of the Eastern Roman Empire, right, एक नया ऑर्डर, नया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल ऑर्डर डेवलप होगा जिसे हम बोलेंगे फ्यूडलिज्म, एंड दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। Now, nearly 300 years after Alexander, there appeared a new empire, the Roman Empire. Now, during ancient Empire, during ancient period, Roman Empire was the largest and the longest empire. So, after Persians and the Greeks, रोमन एम्पायर जो है वो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रहा है। खासतौर पे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, जो बाइजेंटियन है, ये तो लगभग 1000 सालों तक टिका रहा, ठीक है। हाँ, इसकी पावर जो है वो बढ़ती घटती रही और इवेंचुअली कमी होती गई, बट नेवरदलेस इट स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1000 years.
Its nucleus region was Italy, but quickly it covered whole Mediterranean region. So let me show you in the map. So this is the Roman Empire circa 117 AD, right? So the Roman people, they, उनकी कैपिटल क्या है? रोमा. रोमा वॉज देयर कैपिटल, राइट? और जिसे हम रोम कहते हैं, इट्स एन इटालियन, इटालियन में लिखा है ये, राइट? सो रोमा वॉज देयर कैपिटल, एंड रोमा दे यूज टू गवर्न देयर लैंड्स इन द बाय सेनेट, राइट? सेनेट क्या थी? दे यूज टू कॉल इट दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, राइट? और जो वेस्ट है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप बोलता था, बट नहीं, इट वॉज मोर लाइक एन ओलिगार्की. ओलिगार्की क्या है, हमने एंशिएंट में इसको और डिटेल में समझा है कि रिपब्लिक नेचर जो है वो नहीं था इनका, या प्रेजेंट सेंस में जो हम रिपब्लिक समझते हैं, डेमोक्रेसी समझते हैं, दैट वाज नॉट इट. इट वाज मोर लाइक ए ओलिगार्की. सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सेनेटोरियल प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्ट सेनेट्स के अंडर है, कुछ इंपीरियल प्रोविंसेस हैं, राइट, जो कि किसके अंडर हैं? जो जीता गया एरिया है, जो इम्पेरेटर्स वर्ड यूज करा इन्होंने, इम्परेटर वर्ड यूज करते हैं, लाइक जूलियस सीजर वाज एन इम्परेटर, राइट? और इम्परेटर जो है वो एम्पायर, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने एम्पायर वर्ड जो है वो यूज करना शुरू किया. इम्परेटर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है अपने एम्पायर को. सो रेस्ट ऑफ द एरिया इज कॉन्कर्ड. So this was senatorial province. This was imperial provinces that were conquered by various imperators and inclined states. So these are the various senatorial region. Italia or the Roma after the this ये जो Alps की पहाड़ियाँ है इसके नीचे वाला region, this is Rome. Beyond Alps they used to call it Gaul. This region was known as Gaul, right? यहाँ पर थी जर्मेनिया ट्राइब्स, इधर जर्मनी, यहाँ पर सार्मेशियंस, इबेरियंस, राइट? यहाँ पर पार्थियंस, इधर अरेबियंस, राइट? एंड यहाँ पर जो है वो इजिप्शियंस ऑब्वियसली. इधर कार्थेज करके एक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट था, उसको जीत लिया किसने? रोमन्स ने. कार्थेज को हराने के बाद ही रोमन्स जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, राइट? नेवरदलेस दिस इज द मेडिटेरेनियन रीजन. मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास का सारा लैंड जो है वो कॉन्कर किया किसने? रोमन्स ने, राइट? So 509 BCE Roman state was established as a republic. So it is documented in history that it was a republic, but it was more like an oligarchy. Earlier than that, even Greek city-states were founded as tiny republics. Now, रोमन्स का सेंटर कहाँ पर? इटली, राइट? और उससे पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, राइट? जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो सिटी स्टेट या जो आइडियोलॉजीज डेवलप करी, ऑलमोस्ट वैसी ही कुछ आइडियोलॉजीज जो हैं वो अडॉप्ट कर ली इटालियंस ने, रोमन्स ने. बट नेवरदलेस दे यूज टू ट्रीट ग्रीक पीपल एज देयर सबऑर्डिनेट्स, एंड मैनी ग्रीक स्लेव्स को जो है वो यूज़ किया जाता था, और दे वर लर्नड पीपल ऑल्सो. पढ़े लिखे ग्रीक्स लोगों को स्लेव बना कर रखते थे अपना, राइट? तो ये ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम से ही कहीं ना कहीं एक क्रूड फॉर्म ऑफ रिपब्लिक निकल कर आया है, विच वॉज इन एसेंस ट्रूली इट वॉज ओलिगार्की, right? But that was what Italians adopted, and that was how the Western Europeans noted it down. आपको ये डिफरेंट टीवी शोज में, डिफरेंट मूवीज में देखने को मिलेगा, दिखा रहे होंगे आपको. देखो इस तरह कंडीशन किया जाता है हमारे दिमाग को, हमें वो दिखाएंगे बार बार ऐसे कि भैया देखिए वहाँ पर रिपब्लिक है, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर तो डेमोक्रेसी चल रही है. बट इट वाज मोर लाइक अ ओलिगार्की. ओलिगार्की का मतलब होता है जब कुछ एलीट्स, सोसाइटी के एलीट्स मिलकर आकर एक जो है वो सेनेट, एक फॉरम जो है वो बना लेते हैं और मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी नज़र आती है, बट इट इज़ ओनली फॉर देयर बेनिफिट, राइट? बट फ्रॉम मॉडर्न स्टैंडर्ड द टर्म रिपब्लिक शुड नॉट बी अप्लाइड ईदर टू एंशिएंट ग्रीक or ancient Rome, as there the actual power was being enjoyed by a handful of elites. So what we call it an oligarchy. Calling it an oligarchy is rather fitting, right? Moving ahead,
Now, under the Roman states, these elites were known as patricians. Patricians were the ruling elites of Roman. याद रखना आपको टर्म ये. Now, apart from that, in ancient Greece and Rome, slavery system was prevalent. Now, slavery, slaves के दम पर उन्होंने पूरा एम्पायर जो है वो बनाया है. सारा काम स्लेव्स कर रहे हैं, राइट. सेना में जो है वो सिटीजन है. सेना में कौन है? सिटीजन है. या जो कॉन्कर्ड रीजन है, जो कॉन्कर्ड ट्राइब्स हैं, उनके लोग उन्होंने सेना में जमा किया है, राइट, विद अ प्रॉमिस कि आपको आपके सर्विस के एंड में आपको सिटीजनशिप दे देंगे हम रोम की, आपको रोमन सिटीजन कहलाने का मौका मिल जाएगा, राइट. बट उसके अलावा उनके घरों में, उनके खेतों में सारे कंस्ट्रक्शन काम सब कुछ कौन कर रहा है? स्लेव्स कर रहे हैं. और जब स्लेव्स इतना सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वो स्लेव उनको बस जिंदा रखना है. आपको उन्हें पे नहीं करना, सिर्फ जिंदा रखना है, राइट. तो इतने बड़े लेवल पर आप जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और इतने बड़े लेवल पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर सब कुछ आपने स्लेव से ही करवाना है तो, राइट. नाउ देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन स्लेव लेबर. In fact, Greek and Roman society presented a model of an inegalitarian society, right? The Greek scholars, चाहे एरिस्टोटल की बात करें, या प्लाटो की बात करें, जो भी हैं, ये जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स हैं, राइट, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और हम पढ़ेंगे भी, एथिक्स में पढ़ते भी हैं इन्हें. बट स्लेव्स के लिए इनका जो है वो रवैया बहुत गलत रहेगा, राइट. इंसान नहीं, स्लेव्स को इंसान नहीं कंसीडर कर रहे हैं वो, राइट. Even great cultural and philosophical heritage of Greek and Roman civilization catered to the taste of aristocratic class, and it legitimized the deep-seated inequality in society. So, their cultural and philosophical heritage, in fact, their philosophies, it was all catered around the aristocratic class, the upper class. उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है. बाकी सब जो है वो नहीं कर रहे वो कंसीडर अपने लिए, उनको सबको नीचे रखा हुआ उन्होंने, राइट. एंड दिस इज हाउ द इनइक्वालिटी गॉट लेजिटिमाइज्ड, और इनइक्वालिटी जो है वो डीप सीटेड हो गई सोसाइटी में, जो कि आज तक चला आ रहा है. एरिस्टोटल डिक्लेयर्ड दैट ओनली एजुकेटेड, इसका एक एग्जांपल है, एरिस्टोटल डिक्लेयर्ड दैट ओनली एजुकेटेड पीपल आर ट्रू सिटीजन एंड फॉर सिक्योरिंग एजुकेशन वेल्थ एंड लेजर आर एसेंशियल प्री कंडीशंस, राइट. आपके पास पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए, आपके पास लेजर होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है. ये प्री कंडीशंस है. Now, in this way, the ancient republic of Greece and Rome were beset with inegalitarian norms. So they were no way they cannot be termed as a republics. एक साइड आप उन्हें रिपब्लिक्स कह रहे हैं और दूसरी साइड वो इतना ज़्यादा इनइगलिटेरियन है, ठीक है. नाउ इनके स्लेव्स जो हैं वो स्लेवरी के लेवल पर ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, राइट. बट जब हम तर्क्स के स्लेव्स की बात करते हैं, वहां पर टर्किश स्लेव्स जो हैं वो सुल्तान के लेवल तक भी पहुंच जा रहा है. दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेवरी. इंडिया में जो स्लेव्स थे वो भी बिफोर द एडवेंट ऑफ तुर्क्स, और जो वो अपना स्लेवरी सिस्टम का हिसाब किताब लेकर आए, उससे पहले इंडिया में स्लेव्स भी जो हैं वो ज़्यादा कुछ बड़े लेवल पर नहीं थे. घर का काम करते थे, खेतों का काम करते थे, मजदूरी करते थे, राइट. हायर पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते थे. और ये टर्क्स ने कहाँ से अडॉप्ट किया? पर्शियंस. ये पर्शियंस ने प्रोवाइड किया प्रैक्टिस कि स्लेव्स अगर काम के हैं तो हायर पोजीशन पर राइज कर सकते हैं, राइट. Now, whatever was the nature of the republic, later republican form of government gave way to monarchy under ambitious rulers like Augustus and Tiberius, right. So पहले रोम एज अ रिपब्लिक एस्टेब्लिश की गई, राइट. और फिर रिपब्लिक के बाद ये मोनार्की बन गई, और मोनार्की के बाद ये धीरे धीरे टूट गया दो हिस्से में. अप टू द अर्ली क्रिश्चियन मोनार्की में खासतौर पे टाइबेरियस और अगस्टस जैसे दो इंपॉर्टेंट किंग्स. इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में जब रिपब्लिक था तो किंग्स नहीं थे, बट किंग की जगह वो टाइटल अलग हुआ करता है. लाइक कॉन्सुल का टाइटल होता था, कॉन्सुल का टाइटल होता था, इंपरेटर का टाइटल होता था, राइट. बट आफ्टर दैट
किंग्स जो हैं वो रोमन एम्पायर में देखने को मिले। अप टू अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी रोमन एम्पायर बिकेम formidable in size, particularly when it came to conquer the Carthage empire in the northern Africa। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, दिस वाज द कार्थेज एम्पायर। यहाँ पर इसको जब उन्होंने जीता तो इजिप्ट वाला एरिया, राइट, ये नॉर्दर्न अफ्रीकन वाला एरिया जो है वो उनके हाथ में आया। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वाला एरिया था, खासतौर पे यहाँ से जो ट्रेड है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, उस पर रोम को जो है वो खाना यहीं से मिल रहा है, वीट यहीं से मिल रहा है, इसी रास्ते से। तो इस रीजन को जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ फिर रोमन एम्पायर में। देन आफ्टर द टाइम ऑफ डायोक्लिटियन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू टू, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड इवेंचुअली दो हिस्से में जो है वो एम्पायर टूट गया। वी डू नॉट नीड टू गो, देखिए दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये सिर्फ मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, राइट, यूरोप में और वर्ल्ड में, राइट, जिससे हम 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट तक जब हम पहुँचेंगे तो हमें बेटर तरीके से कनेक्शन जो है वो, मतलब हमें बेटर तरीके से समझ आएगा कि क्यों सोचा गया ऐसा, कैसे सोचा गया, क्या प्रोसेस रहा था पीछे। ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू कंसर्न आवर सेल्फ विद हाउ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर और द रोमन एम्पायर में शिज्म क्यों हुआ, टूटा क्यों रोमन एम्पायर। बट दो हिस्से में टूट गए, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि खुद को रोमन एम्पायर कहता था, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि खुद को कहता था बाइजेंटियन एम्पायर, बट दोनों थे ही रोमन एम्पायर, राइट। द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाज रोम, व्हाइल द ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको पर्शियंस ने कहा कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम बोलते हैं इस्तांबुल। सो दिस वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, द बाइजेंटियन एम्पायर, एंड रोमा वाज द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, राइट। इजिप्ट, देखिए प्रोडक्शन देने वाले और ट्रेड से कनेक्टेड सारा हिस्सा जो है वो किसके पास आया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया, दिस कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया गाउल, राइट, गाउल में जो ट्राइब्स हैं, और यहाँ पर जो सेल्ट्स हैं, इधर केल्ट्स हैं या सेल्ट्स हैं, और अदर जर्मैनिक ट्राइब्स हैं इधर, ठीक है, गॉथ है, विसी गॉथ्स हैं इधर, गॉथ्स है, ये सब जो है वो धीरे धीरे टूट पड़ेंगे अब रोम के ऊपर, ये ट्राइब्स। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्राइब को कॉन्फ्लिक्ट मिला ईस्टर्न वेस्टर्न रोमन एम्पायर को, राइट, और ट्रेड नेटवर्क प्रोडक्शन वाले एरिया मिले ईस्टर्न रोमन एम्पायर को। सो आप समझ ही गए होंगे, धीरे धीरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करता गया और धीरे धीरे ईस्टर्न रोमन एम्पायर राइज करता गया। इसीलिए ईस्टर्न रोमन एम्पायर अगले 1000 साल तक टिका रहा। व्हेन इन 1453 फाइनली तुर्क्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लेते हैं और कॉन्स्टेंटीन को भगा देते हैं। कॉन्स्टेंटीन जो है वो किंग्स का नाम है जिनके नाम पर ये शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड पर्शियन यूज्ड टू कॉल इट कुस्तुनतुनिया, राइट। सो इफ इन रोमन एम्पायर, अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो अपना पुराना पेगन रिलीजन जो है वो उन्होंने फॉलो किया, राइट। वहाँ पर ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाएं जो है पॉपुलर थी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिस वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड ग्रीस या ग्रीक, वहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर थे, और रोमन्स से ज़्यादा स्कॉलररी ग्रीक्स के पास थी। ग्रीक्स जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे और ग्रीक कल्चर या ग्रीक फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा पढ़ने लिखने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो जब क्रिश्चियनिटी का एडवेंट होगा तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर विल डेवलप अ चर्च जिसे वो कहेंगे दी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, राइट। और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है जो कि बाद में पहले क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेगा और फिर टूट जाएगा, बट फिर होली रोमन एम्पायर जो है वो क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर जो चर्च होगा दैट इज़ नोन एज रोमन कैथोलिक चर्च। और जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बैकवर्ड सोच रखने वाला होगा, और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो रिलेटिवली, नाम में उसके ऑर्थोडॉक्स है बट रिलेटिवली ज़्यादा लीनियंट होगा, एंड दे विल प्रिजर्व मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस, राइट, बहुत सारी डिफरेंट नॉलेजेस वो प्रिजर्व करके रखेंगे। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर ये नॉलेज रखने वाले लोग जब वापस पहुंचेंगे यूरोप तो आएगा रेनेसां, ठीक है। तो ये बताएंगे उन्हें कि भैया ग्रीक में तो ये था माहौल, हम ऐसे थे पहले और तुम कैसे हो गए,
नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा ये ऐसे से कैसे हो गए, राइट। मैं अभी स्किप वर्ड को यूज कर रहा हूँ, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो इनटू दिस डिटेल, डोंट वरी। So in Roman Empire, Greek and Latin both languages were officially encouraged. Eastern part of the empire more directly inherited the legacy of Greek civilization. From 3rd century onward, Western Roman Empire came to face the onslaught of German invasions, as the result of which Western Roman Empire broke into pieces while Eastern Roman Empire continued for the next 1000 years till the Turkish invasion eclipsed it in 1453. 1453 में फाइनली टर्किश इन्वेजन के सामने वो सकम कर गया कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। उससे पहले कई बार टर्किश लोगों ने, कई किंग्स ने, कई सुल्तानों ने ट्राई किया कॉन्स्टेंटिनोपल को ब्रीच करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फोर्ट है वो बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट फोर्ट था। फाइनली 1453 में वो फोर्ट जो है वो ब्रीच हो पाया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी खत्म हो गया, राइट। और उस टाइम फिर जो यहाँ से लोग भागे ईस्टर्न रोमन एम्पायर से, और जब यूरोप पहुँचे और उन्होंने बताया कि भैया ग्रीक, मतलब समझ रहे हैं, रेनेसां का मतलब क्या होगा, पुनर्जागरण, राइट। पिछली बीता हुआ कल जो है, जब यूरोपियंस को दिखाया इन ग्रीक स्कॉलर्स ने, या सो कॉल्ड जो ग्रीक ट्रेडिशंस या लेगेसी को जिन्होंने बचाए रखा या जीवित रखा, दैट विल रिजल्ट इनटू रेनेसां इन यूरोप। और भी बहुत सारे कारण होंगे। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस व्हाट इज रेनेसां। Now, disintegration of Western Roman Empire resulted in a new type of political economical formation in Europe, that is feudalism, right? Feudalism जो है वो कैसे डेवलप होगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, सॉरी वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। इसके डिक्लाइन के बाद यहाँ पर कई छोटी छोटी किंगडम्स बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर किंगडम ऑफ फ्रांकिया, यहाँ पर डेवलप होगा होली रोमन एम्पायर, ठीक है। यहाँ पर डची, सैक्सनी की डची जो है वो इस्टेब्लिश होगी, और भी यहाँ पर हैब्सबर्ग जो है वो इस्टेब्लिश होगा। इधर स्पेनिश और पोर्तुगल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पोलिश किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश होगा, यहाँ पर किंगडम ऑफ ब्रिटेन या किंगडम ऑफ इंग्लैंड बनेगा। तो कई छोटे और बड़े किंगडम्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे, जो कि आपस में इन फाइटिंग में उलझे हुए होंगे, और जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली बहुत वीक होंगे, जिसका पता हमें इनकी सेनाओं के नंबर से पता चल जाता है। जहाँ पर रोमन्स जो हैं वो 150,000 तक सेनाओं को कंट्रोल में फीड कर सकते हैं, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, वहीं पर ही ये छोटे छोटे किंगडम जो है वो 5-10 हज़ार सैनिक भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। और ये जो किंगडम्स हैं ये मिलकर आफ्टर द फॉल ऑफ द ये रीजन जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे, खासतौर पे लेवांत वाला एरिया, ये लेवांत वाला एरिया वेस्टर्न रोमन एम्पायर के हाथ से धीरे धीरे चला जाएगा, और यहाँ पर तुर्क्स जो हैं वो कंट्रोल कर लेंगे अपना, मेमलिक्स एंड सेल्जक्स, राइट। धीरे धीरे ये होली रोमन एम्पायर जो है ना, इनकी कोशिश रहेगी कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ मिलकर वापस इस एरिया को जीतने के लिए, क्योंकि ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे हम कहेंगे क्रूसेड्स, राइट। सो दे विल ट्राई टू टेक बैक जेरूसलम लेने की कोशिश चलेगी, ठीक है। पहले एक बार क्रूसेडर्स जेरूसलम को ले भी लेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट क्रूसेड्स, that is part of medieval history, and we will also discuss about feudalism in the next session. So whenever we are studying about ancient world, now let us conclude ancient world empires, we can underline two important features of the empire. पहला क्या है, पहला है ट्रेड, ठीक है, राइट, पैसा। The empires represented a very complex economic structure. कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि एम्पायर कब बोलते हैं हम, जब एम्पायर हम तब कह रहे हैं जब उसमें वेरियस किंगडम्स इन्वॉल्व हो। रोमन एम्पायर का मतलब क्या है, क्योंकि उसका एक सेंटर है, उसका मेट्रोपॉलिटन है, दैट इज रोमा, जहाँ पर इटालियन लोग हैं, या एक इटालियन रीजन है, राइट। इस तरह एक इटालियन पेनिनसुला है, राइट, जहाँ पर इटालियन लोग हैं। उसके अलावा गौल्स, सेल्ट्स, पार्थियंस, इजिप्शियंस, कार्थेनियंस, काफ़ी सारे और किंगडम्स या और टाइप के लोगों को भी उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है, राइट। देन इट बिकम्स एम्पायर। सो एम्पायर इज इनहेरेंटली मल्टीकल्चरल, इनहेरेंटली मल्टीलिंगुअल, और समझ रहे हैं, दैट इज दी एक बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एम्पायर की। अगर नहीं होगा सो दैट इज अ किंगडम, इट इज नॉट एन एम्पायर,
इट इज़ अ किंगडम। अगर एक ही कल्चर है पूरा, अगर एक ही तरह के लोग हैं, एक ही कल्चर है, एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो वो किंगडम है, वो एक एम्पायर नहीं है। Now, in other words, the process of empire building was deeply linked to the initiative of having control over the important trade routes or trade. कहाँ कहाँ कौन कौन सा रीजन जीतना है जहाँ जहाँ पर ट्रेड चल रहा है, तो लेवांत वाला एरिया कंट्रोल में होना चाहिए, इजिप्ट वाला एरिया कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अपने कंट्रोल में होने चाहिए, जहाँ पर ट्रेड चल रहा है वहाँ पर लूटमार चल रही है। सो सेम गोस फॉर पर्शियंस ने क्यों इतना एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को, राइट। इस इतने रीजन को जीतने की कोशिश क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड चल रहा है ना, ठीक है, ये ट्रेड रूट है, राइट। देन इस एरिया को जीतने की कोशिश क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर से समंदर रास्ते से ट्रेड चल रहा है, ठीक है। इस एरिया को जीतने की कोशिश क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी के साथ ये कनेक्ट कर रहा है, एजियन सी को ब्लैक सी के साथ, कॉन्स्टेंटिनोपल की ये इंपॉर्टेंस है, राइट। सो अगर चाहे वो ग्रीक्स हो, चाहे वो पर्शियंस हो, देन रोमन्स हो, राइट, देन उसके बाद अरेबियंस हो, देन उसके बाद तुर्क्स हो, इन सभी ने ही कोशिश करी है, देन उसके बाद तुर्क्स के बाद अफगानी भी होंगे, ठीक है, अफगानी भी जो क्या बोलते हैं, अफगानी भी कोशिश करेंगे इस पूरे एरिया को कॉन्कर करने की, ठीक है। बीच में मंगोल्स भी आएंगे, तुर्क्स अफगानीज के बाद मंगोल्स आएंगे बीच में, दे विल ऑल ट्राई टू, एंड देन फाइनली ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच, all these people will also try to control these trade routes. यहाँ पर स्वेज के लिए झगड़ा क्यों है इतना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे है ये। सो हमेशा से ही ट्रेड जो है वो सेंटर में रहा है एम्पायर बिल्डिंग के, ठीक है। नाउ दीज आर ट्रू of almost all empires, that is Persian Empire, Greek Empire, Roman Empire. All were inclined to have control over the main trade routes in West Asia, Central Asia, and also the routes leading to the east. So West Asia, लेवांत वाले एरिया में जो कैनाल वाला एरिया, स्वेज वाला जो एरिया, आज स्वेज कैनाल है, बट पहले थोड़ा सा लैंड से ट्रेवल करना पड़ता था, बट दोनों साइड वाटर बॉडीज मौजूद थी, राइट। सेंट्रल एशिया वाला रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया सबके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। Not simply that, to a greater extent, even their survival depended on their ability to control these routes. सिंपल सी बात है, अगर रूट कंट्रोल में होंगे तो ट्रेड हाथ में होगा, ट्रेड हाथ में होगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पॉलिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तभी तो आप स्टैंडिंग आर्मी बना सकोगे या मेंटेन रख पाओगे आर्मी को खाना खिला पाओगे, सैलरी दे पाओगे। और अगर आप आर्मी मेंटेन रख पा रहे हो तो आप अपने पॉलिटिकल जोग्राफिकल एरिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। सो इन एम्पायर्स के सर्वाइवल के लिए ट्रेड रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियसली, राइट। सो पहला तो फैक्टर है ये कि इनहेरेंटली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एक एम्पायर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टी कल्चरल होगा। और दूसरा क्या है, सेकेंड इज द एंशिएंट रिलीजियस सेक्ट के अंडर पढ़ते हैं हम। सेकेंडली, मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी आर इनहेरेंट इन द फैब्रिक ऑफ एम्पायर। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा है द मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी आर इनहेरेंट इन द फैब्रिक ऑफ एम्पायर। अगर मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी नहीं है देन इट इज अ किंगडम, देन इट इज नॉट एन एम्पायर। एम्पायर तभी है जब इसमें मल्टीपल कल्चर्स और मल्टीपल एथनिसिटीज और डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूड कर ली गई। जनरली द एम्पायर इज मल्टी रीजनल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल इन कैरेक्टर, राइट। सो डिफरेंट रीजन्स में फैला हुआ है। लाइक ग्रीक एम्पायर हमने देखा कहाँ वो एजियन सी से शुरू हुआ, ठीक है, उसने अनातोलिया एशिया को कंट्रोल में किया, सीरिया को कंट्रोल में किया, लीबिया इजिप्ट को लिया कंट्रोल में, ठीक है, और धीरे धीरे वो इंडिया तक पहुंचा। तो डिफरेंट रीजन्स, इन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट रेसेस हैं, राइट। आप कोकेशियंस से शुरू होते हैं और आप ब्राउन्स तक, मतलब इंडियंस तक पहुंच जाते हैं, राइट। डिफरेंट रेसेस आती हैं बीच में। सो एक एम्पायर जो है वो मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी से भरा है। सो दीज एम्पायर्स यूज्ड, अब इतने मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी वाले देश को आप सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, वो एक क्या फैक्टर है जो कि सेंट्रलाइजेशन कर सकता है, राइट। और वो फैक्टर है रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन का जो है वो यूज़ किया गया
हमेशा से रिलीजन का यूज़ किया गया है एम्पायर्स को सेंट्रलाइज करने के लिए. So these empires used a particular religion as a binding force. For example, Persian Empire ने Zoroastrianism का इस्तेमाल किया, right, as state religion. Later the same religion would be used by Sassanids. So पहले Achaemenids and then Sassanians. Empire during the medieval age. The exponent of Zoroastrianism was Zarathustra. और Zarathustra का क्या कहना था कि वो डाइकोटॉमी पर चल रहा है Zarathustra. वो कह रहा है कि there is a conflict between good and evil और ट्रूथ और लाइस, जिसमें ट्रुथ को या गुड को एम्बॉडी किया गया एज अहुर माजदा और बैड को एम्बॉडी किया गया एज अहिरमान. सो दीज आर ट्विन ब्रदर्स, अहुर माजदा और अहिरमान, राइट. दैट इज व्हाट वी स्टडी अंडर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म. सो गॉड इज इनकारनेटेड इन द इम्पर्सनल डाइटी अहुर माजदा एंड ईवल जो है वो किसमें है, अहिरमान में. सो छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है. और अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ से निकल कर कहाँ पढ़ने को मिलता है, तो एक किताब का नाम है ज़ेंड-अवेस्ता, राइट. ज़ेंड-अवेस्ता और ऋग्वेद जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइम में लिखी गई है. बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं ज़ेंड-अवेस्ता और ऋग्वेद में. देवताओं के नाम, उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स सिमिलर नजर आते हैं, ठीक है. नाउ इन वेस्ट एशिया टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, वेस्ट एशिया की बात करें, लेवांत वाले एरिया में खासतौर पे जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी जो है वो डेवलप होता है सीरिया पैलेस्टीन वाले रीजन में, राइट. सो अगर मैप है यहाँ पर कहीं नहीं है, एक सेकंड मैप में दिखाता हूँ मैं आपको. दिस इज रीजन लेवांत, राइट. दिस इज सीरिया वाला रीजन, लेवांत वाला रीजन. जुडेया यहाँ पर है, जेरूशलेम, राइट. यहाँ पर जो है वो डेवलप होगा इस्लाम, sorry, not Islam, but Judaism and Christianity initially, and then eventually Islam. Now the second one was particularly important as it was soon established as world religion. Christianity soon established as world religion. काफी बड़े लेवल पर Christianity फैला. Now Judaism became popular among Hebrews or Jews. Now Jews or Hebrews, they followed Judaism. Now I will not go into what is Semitic या सामी धर्म क्या होते हैं, right, but I will only give you that Abraham was their prophet, right. और ये Judaism, Christianity and Islam all are Abrahamic religion because all believe that Abraham was their one of their prophet. Islam said that Prophet Muhammad, right, Prophet Muhammad is the last prophet. उसके बाद जो और कोई prophet नहीं होगा. In fact, Islam sometimes in some cases I have studied that Islam acknowledged Buddha to be one of the prophet, right. So there is a long list of prophets, but it is Abraham which is followed by all these three. So Jewish, Christian and Islam, they all consider Abraham to be one of their prophets, right. And all these three are monotheistic religions. It propagated monotheism, Judaism. It propagated monotheism, which was monotheism उस समय ना बहुत bizarre और नया आइडिया था, ठीक है. बिकॉज इससे पहले चाहे ग्रीक्स की बात करें, पर्शियंस की बात करें, ठीक है, और सिटी ग्रीक रोमन्स की बात करें, ग्रीक सिटी स्टेट की बात करें, ये सारे जो हैं वो पेगन्स या मल्टी डीटी यानी कि बहुत सारे देवताओं पर विश्वास करते थे. इनफैक्ट रोमन किंग्स दे एनकरेज्ड देयर वर्शिप, खुद को गॉड्स या डेमी गॉड्स बनाकर उन्होंने पोर्ट्रे किया है, ठीक है. एक सेरेमनी रोमन किंग्स जो है वो परफॉर्म करते थे जिसे वो बोलते हैं ट्रायम्फ करके एक सेरेमनी होती थी, राइट. कोई बड़ी जीत के बाद दे यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर विन, देयर विक्ट्री बाय a ceremony called triumph, and it was believed among those Roman people of that time that during the day of triumph the Roman king या Roman imperator जो है वो एक क्या है, या Roman dictator एक गॉड है उस दिन के लिए, एक दिन के लिए गॉड जो है वो माना जाता है उसे, और उस दिन मंदिर बना दिया जाता है उसका, राइट. सो मोनोथिज्म वाज सो कहने का मतलब मोनोथिज्म वाज सो रेयर, पॉलीथिज्म वाज प्रेवलेंट, राइट. और मोनोथिज्म अगर आता है सामने
और धीरे धीरे मोनोथिज्म फॉलोइंग इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे मोनोथिज्म अगर चैलेंज करने लग पड़ता है पॉलीथिज्म को, तो बात जो है वो हाथ से निकलने वाली हो जाती है। बट ज्यूज के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ज्यूज आज तक भी किसी बाहरी को कन्वर्ट होने नहीं देते हैं, राइट। या तो आप ज्यू पैदा होंगे, या तो आप किसी ज्यू से शादी करेंगे, कोई नॉन ज्यू से शादी करेगा, और वहाँ से जो बच्चे पैदा होंगे दे विल बी कन्वर्ट, दे विल बी रेज एज ज्यूज, एंड then only they will be considered as Jews. So they pretty much kept Judaism या Judaism to themselves, right? अपनी कम्युनिटी में, अपनी ट्राइब्स में उन्होंने रखा। इनकी भी अपनी डिफरेंट ट्राइब्स हैं, और उन्होंने अपनी ट्राइब्स में ही जुडाइज्म को रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। इसलिए इतना बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट जो है वो नहीं माना गया इन्हें। इकोनॉमिकल थ्रेट ऑब्वियसली माना गया एट दैट टाइम, बिकॉज दे यूज टू लेंड मनी। चलो इसको आगे कभी समझाऊंगा। बट येस, दे यूज टू लेंड मनी, और जब राजा पैसा देने से वापस पैसा देने से मना कर देते थे, तो इनको जगह जगह से भगा देते थे अपने अपने राज्य से। बट दे सेटल्ड इन द पैलेस्टीनियन रीजन, राइट। Monotheism was so rare at that time that we know of only one pre-Jewish monotheistic experiment, that was Akhenaton in Egypt. So Egypt में एक ही, मतलब अभी तक हमें जुडिज्म के अलावा उससे पहले का एक ही मोनोथिज्म जो है वो पता है, दैट इज फ्रॉम Egypt, that is Akhenaton. Now Jews were settled in Palestine, Israel region, और फिर यहाँ से भी इनको इवेंचुअली भगाया गया। Now later this region fell under the control of Roman Empire, रोमन के अंडर आ गया। So their Judaism was subjected to religious, and Romans were polytheistic, so they used to make fun of their one true God, as they put it. But Jewish people, they underwent various persecutions as well, as monotheism was a great oddity to Roman religious worldview, in which idol worship of kings idols was consciously encouraged. So वहाँ पर एक गॉड होना जो है वो रोमन्स को हजम नहीं हो रहा था, बट स्टिल ज्यूइश को जो है वो कहीं ना कहीं वो टॉलरेट कर रहे थे, राइट। जुडेया वाज द किंगडम, राइट, जिसे आज हम इजराइल या पैलेस्तीन और कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं। किंगडम था उस समय जुडेया, राइट। बट जुडेया इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर बैठा था, रोमन्स को हैवी जो है वो फीस गिफ्ट जो वगैरह दिया करता था, तो रोमन्स वर टॉलरेटिंग ज्यूइश पीपल। बट बाद में ज्यूइश कम्युनिटी में ही पैदा होता है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट वाज अ ज्यू, राइट। लेटर इन द सेम रिलीजन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। ही वाज बोर्न इन बेथलेहेम, जेरूसलम में, बेथलेहेम में पैदा होते हैं, राइट। At the age of 30, after receiving a message from God, he continued to propagate his ideas, right? So now he started धीरे धीरे फॉलोइंग जो है वो जीसस ने इकट्ठा करनी शुरू कर दी, राइट। एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोथिज्म, और अपनी फॉलोइंग आगे बढ़ाता गया। एंड इवेंचुअली रोमन रूलर्स को क्या लगा कि ये इसके पास जो है फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये अपने फॉलोअर्स की आर्मी बना ले और रिबेल कर दे हमारे अगेंस्ट। सो रोमन रूलर्स ने क्या किया, क्रूसीफाई कर दिया क्राइस्ट को, जो कि और बड़ा जो है वो ब्लंडर था उनका, ठीक है, क्योंकि क्रूसिफिकेशन से तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। मोनोथिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जीसस क्राइस्ट कम्युनियन विद commoners both were offensive to Roman Empire. In fact, Christian concept of monotheism was antithetical to the idol worship promoted by Roman Empire. Likewise, Jesus's cacophony with the common people gave a signal to Roman Empire that he was likely to organize a rebellion against the said empire, right. That is why he was Roman governor Judea, Pontius Pilate crucified him, ठीक है। So Judea Jew था, he was also a Jew. Jew people ही उसको जो है वो क्रूसीफाई कर देते हैं। दैट इज़ वाई क्रिश्चियन, और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा आप मान सकते हैं फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस हैं, ख़ास तौर पे रोमन कैथोलिक चर्च वाले, वो ज्यूइश लोगों से जो है वो खासे खुश नहीं रहते। क्यों? दे कॉल देम क्राइस्ट किलर्स, दैट दे किल्ड क्राइस्ट. So it was a big failure on the part of Roman emperor who could not foresee the popular character of Christianity. Eventually 4th century में जाकर रोमन किंग को कन्वर्ट होना पड़ा क्रिश्चियनिटी में, ठीक है।
उस समय क्रिश्चियनिटी का वो बढ़ता हुआ स्वरूप नहीं देख पाया कि क्रिश्चियनिटी कितना पॉपुलर हो रहा है और इसे स्टेट रिलीजन बनाना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एटलीस्ट पहले टॉलरेट करना चाहिए, जो कि अशोका को दिखा। अशोका को दिखा कि बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा है और इसको अडॉप्ट करना जरूरी है। अशोका गिव पैटर्नेज टू बुद्धिज्म। रोमन किंग्स को ऐसा नहीं देखा। इवेंचुअली रोमन किंग्स को कन्वर्ट होना पड़ा 4th सेंचुरी में जाकर। रोमन किंग्स जो है वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, एंड देन दे स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग क्रिश्चियनिटी। और 4th सेंचुरी तक आते आते तो ये कहानी है ईस्टर्न रोमन एम्पायर की। ईस्टर्न रोमन एम्पायर ही जो है वो बचे थे, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। Now this situation was quite opposite to that of Indian Emperor Ashoka the Great, who could smell the popular character of Buddhism and gave patronage to it. But later it was Roman Emperor Constantine, जिसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, who was converted to Christianity in the 4th century CE. Now after that it was established as state religion. Since then Christianity started to work as a binding force in the West Empire. So religion जो है वो एक binding force की तरह। सो क्रिश्चियन वर्ल्ड, यूरोप को क्रिश्चियन वर्ल्ड कहा जा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी भी स्टेट्स हैं वो क्रिश्चियन स्टेट्स। उससे पहले यूरोप में क्रिश्चियन जो है वो स्टेट्स नहीं है, राइट? Now later it works as a cementing force among European nations as well as during the period. ठीक है, बाद में भी खासतौर पे क्रूसेड्स करने के लिए, राइट, क्रिश्चियन एज अ रिलीजन जो है बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। नाउ एशिया की बात करें, इन एशिया वी कैन साइट द केस ऑफ इंडिया एंड चाइना एज वी हैव गिवन अ रेफरेंस अर्लियर। ठीक है, कौन सा? अशोका का। In India, Mauryan Emperor Ashoka perceived the popular nature of Buddhism, adopted it and decided it to use as binding force for his vast empire, जहाँ पर उसने अपनी पॉलिसी, धम्मा की पॉलिसी भी दी, राइट? धम्मा पाली वर्ड है किसके लिए? धर्म के लिए, राइट? Now later, along with Christianity and Islam, even Buddhism emerged as world religion. So Christianity world religion बना, यानी कि वर्ल्ड रिलीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मल्टी कॉन्टिनेंट्स पर फैल गया, ठीक है? इस्लाम मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पर फैल गया, एंड बुद्धिज्म भी मल्टी रीजन, मल्टी कॉन्टिनेंट्स पर फैला, ठीक है? emerged to be a world religion. Likewise in China, Han emperor selected Confucianism as stabilizing force, right? So India में बुद्धिज्म, चाइना में कन्फ्यूशनिज्म। सो कन्फ्यूशनिज्म किसने दिया ये रिलीजन? कन्फ्यूशियस। सो इट वाज नॉट लाइक लेस लाइक रिलीजन, मोर लाइक पॉलिटिकल फिलोसफी. It had been propagated by a thinker Confucius in 6th century BCE. In fact, Confucianism is a bit different from contemporary Buddhism and Jainism in India. Contemporary to this, Buddhism और Jainism चल रहा है जहाँ पर spiritual aspect ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि लोगों को spiritual problem जो है वो ज़्यादा हो रही है इंडिया में, राइट? लोग जो है वो फंसे हुए हैं जीवन मरण के चक्कर में। चाइना में जो है वो प्रॉब्लम किसकी है? पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो कन्फ्यूशनिज्म जो है वो पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, राइट? और काफ़ी स्ट्रिक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सो व्हेन कन्फ्यूशियस अपीयर्ड in China, at that time China was struggling a phase of political and social turmoil. So unlike Buddha and Mahavir, the main concern of Confucius was less spiritual, more politico-social. So चाइना में political social stability कैसे लाई जाए, राइट? क्यों? क्योंकि चाइना में वेरियस ट्राइब्स और वेरियस सेपरेट ग्रुप्स जो हैं वो आपस में इनफाइटिंग चल रही थी और सोसाइटी जो है वो बटी हुई थी। सोसाइटी को जोड़ने की ज़रूरत थी। एम्पायर बनने का पोटेंशियल था चाइना में, बट एक ऐसी आइडियोलॉजी चाहिए थी। मैंने आपको क्या समझाया? आइडियोलॉजिकल चेंज आएगा तभी तो पॉलिटिकल चेंज आएगा ना। तो कन्फ्यूशनिज्म वो आइडियोलॉजिकल चेंज लेकर आता है जिससे चाइना में पॉलिटिकल चेंज आया और बड़े एम्पायर जो है वो चाइना में बने। He gave more emphasis over the social political stability than on salvation. Confucianism promoted the ideas of social hierarchy, ठीक है? रैंक्स, सोसाइटी में रैंक्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट टू सुपीरियर्स, follow the dictates of the authority, to maintain loyalty to organization and authority, etc.
ठीक है, तो बेसिकली एक स्ट्रिक्ट हायरार्की, राइट, एक स्ट्रिक्ट जो है वो हायरार्की होनी चाहिए एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, यानी कि अथॉरिटी आती है हायरार्की से, राइट, अथॉरिटी का पालन होना चाहिए, अथॉरिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों चाइना में आज भी जो है, आज तक चाइना में कन्फ्यूजनिज्म, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, भले ही वो रिलीजन में बिलीव ना कर रहे हो, बट ये क्या है, एक पॉलिटिको सोशल फिलॉसफी है, तो दे फॉलो, आज भी चाइना पॉलिटिको सोशल फिलॉसफी फॉलो करता है, राइट। फ्रॉम 500 BCE से आज तक ग्रेजुअली कन्फ्यूशियस आइडियल्स पेनिट्रेटेड इनटू नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ चाइना, and it was due to this influence that China always valued order and discipline more than democracy. So चाइना में लोग आज भी हायरार्की, हायर लोअर और सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इन सबको क्यों इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये शुरुआत जो है वो किसने करके दी है, कन्फ्यूशियस ने। और कन्फ्यूशियस, दिस वाज द नीड ऑफ दैट टाइम, राइट। सो सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया तेजी से, और फिर काम करता हुआ नजर आया, तो आगे आने वाली, चाहे वो हान है, चाहे वो क्विन्स हैं, चाहे वो क्विंग्स हैं, जितने भी डायनेस्टीज आई, दे फर्दर अडॉप्टेड इट एंड मेड श्योर कि पूरी सोसाइटी में फैली रहे, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। दिस वाज वन ऑफ द रीजन, ये पॉलिटिकल, ये सोसाइटी या पॉलिटिकल सोशल जो स्टेबिलिटी है, दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन जो कॉलोनियल शक्तियां हैं, वो पूरी तरह चाइना को पेनिट्रेट नहीं कर पाए, पूरी तरह चाइना को कॉलोनाइज नहीं कर पाए। समझाऊंगा चाइना के कॉलोनियलिज्म, चाइना तक कैसे हुआ, चाइना को कैसे कॉलोनाइज किया गया, वी विल अंडरस्टैंड देयर, एंड देयर अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, राइट। नाउ इट लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट ऑन चाइनीज कम्युनिज्म एज वेल। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस चाइनीज कम्युनिज्म मेंटेन्ड इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। टुडे वी, when everywhere there is total demise of communism, Chinese Communist Party CCP still जो है वो successfully combine autocratic government with the policy of economic liberalization. So it is a market socialism, right? China communism नहीं है वहाँ पर, market socialism है, ठीक है। और in fact some would say that China is one of the leading capitalist, ठीक है, सबसे बड़े capitalist में से एक हैं। Nevertheless, they try to maintain a communist nature, right? They try to at least to portray कि वो communist country है, ठीक है। But still उस communist country में जो hierarchy, जो order, जो authority, जो respect for higher officials, ये सब जो ideologies हैं किसने दी, Confucius ने, right? So that is how religion played an important role in the various ancient kingdoms and empires. All right. So दो फैक्टर्स हैं, पहला जो एंशियंट एम्पायर्स हैं वो ट्रेड रूट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा रिलीजन एक की रोल प्ले करता है टू बाइंड दी पॉपुलस और दी बाइंड दी मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल पॉपुलस ऑफ एन एम्पायर। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिइवल वर्ल्ड को in the next topic. Here we will try to understand the concept of feudalism, its rise and decline, then rise of Islam, its rise and spread, right, and the conflict between Christianity and Islam, that is crusades, right. So medieval China, we will not go into details of medieval China, और medieval India तो हम अलग से पढ़ते ही हैं, right. So we will try to understand about medieval Europe and medieval West Asia in the next session, and then we will smoothly translate कर जाएंगे किसमें, modern rise of modern West में, जिसमें हम देखेंगे the hegemony of the middle class, यहाँ पर डेवलप होगा एक मिडिल क्लास। बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम रेनेसां, राइट, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ रेनेसां, राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।